सबसे पहले हमारा जो आता है वो आता है फायरबेस होता क्या है और ये करता क्या है, ठीक है। जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है हमारा, तो एक तरह से जो आपका फायरबेस है वो एक बैकएंड एज अ सर्विस है। मतलब बैकएंड एज सर्विस का कहने का मतलब होता है एक तरह से ये सेट ऑफ टूल्स है। मतलब सेट ऑफ टूल्स का ऐसे समझो जैसे ये ग्रुप ऑफ टूल्स है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। जैसे आपका ये जो फायर बेस है, फायर बेस ये ग्रुप ऑफ टूल्स है, ग्रुप ऑफ टूल्स कह लो, या इसको कर दो ग्रुप ऑफ सर्विसेज है, जो आपके ऐप को, ऐप हो गया या वेबसाइट के बैकएंड, बैक एंड का मतलब होता है जहाँ पे आपका डाटा स्टोर होता है, ठीक है, डाटा स्टोर होता है या फाइल्स स्टोर होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें काम करता है। मतलब एक तरह से फायर बेस जो है ये ग्रुप ऑफ सर्विसेज है जो आपके ऐप के बैकएंड को बिल्ड करता है, ठीक है। एज अ बैकएंड काम करता है ये। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं फायर, ये बैकएंड एज अ सर्विस, ठीक है। जिसका मेन चीज़ होता है वो होता है इसका डाटाबेस स्टोरेज सिस्टम। डाटाबेस स्टोरेज सिस्टम, जैसे आपने अगर एसक्यूएल किया हो या मोंगो डीबी किया होगा तो इसमें आपको पता होगा कि जो हमारा मोंगो डीबी हो गया या आपका पीएचपी माई एडमिन हो गया, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो डीबीएमएस प्लेटफॉर्म्स होती हैं। जैसे ओरेकल भी आता है इसमें, डीबीएमएस प्लेटफॉर्म होती है, ठीक है। तो डीबीएमएस का जो मतलब होता है वो होता है डाटाबेस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। एक तरह से जो सिस्टम सिस्टम आपके डाटा को, ठीक है, आपके डाटा को मैनेज करे, उसे ही हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि इसमें मतलब इस सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक लैंग्वेज होती है जिसको कहते हैं हम लोग एस क्यू एल, जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्यूरी, सॉरी ये क्यूरी है, रुक जाओ मैं फिर से लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर QUREY क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये टाइप की लैंग्वेज होती है, ये इज़ अ टाइप ऑफ लैंग्वेज जो which is used to retrieve data from database, ठीक है। मतलब एक तरह से ये लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आपकी एक लैंग्वेज है जो इस्तेमाल होती है आपके डाटाबेस से डाटा को फेच करने, रिट्राइव करने के लिए, ठीक है। रिट्राइव करने का मतलब होता है जैसे मान लो आपका इतना बड़ा डाटा है, ठीक है, ये आपका डाटा हो गया। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो डीबीएमएस होता है ना वो रिलेशनल डाटाबेस होता है। रिलेशनल डाटाबेस का मतलब होता है ये जो भी डाटाबेस में आप जो भी चीज़ें आपकी, सॉरी, जो भी डाटाबेस आप, जो भी डाटा आपका स्टोर होगा, ठीक है, वो आपका हमेशा एक टैबुलर फॉर्म में होगा। टैबुलर फॉर्म का कहने का मतलब होता है हमेशा जो डाटा स्टोर होगा वो रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो एसक्यूएल करता क्या है कि इसी रो और कॉलम्स में जो आपका डाटा स्टोर है उसी को क्यूरी करने के लिए वो लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब मान लो आपको आईडी निकालना है तो आपका ये जो टेबल नेम है, मान लो यह इसका टेबल नेम जो वो यस है, तो जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा, सेलेक्ट, ठीक है, यस, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम, ठीक है। तो ये हमारा आईडी आ जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका फायर बेस होता है, फायर बेस में, फायर बेस जो होता है वो एक तरह से नो एसक्यूएल होता है। मतलब जो आपका इसमें डाटा स्टोर होगा वो एक तरह से जेसन के फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एसक्यूएल लगाने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आया। जो आपका नॉर्मल सा
एसक्यूएल होता है वो हमेशा टैबुलर फॉर्म में होता है, लेकिन जो आपका फायरबेस का जो डाटा स्टोर होता है वो जेसन फॉर्मेट में स्टोर होता है, तो उसके लिए हमें एसक्यूएल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ये बात हो गई हमारे डाटाबेस मैनेजमेंट की। और एक चीज़ और होता है कि जो भी आपका डाटा स्टोर होगा फायरबेस के अंदर, ठीक है, डाटा जो भी स्टोर होगा फायरबेस के अंदर, वो स्टोर होता है हमेशा कलेक्शंस, कलेक्शंस होते हैं, ठीक है, कलेक्शंस, राइट, कलेक्शंस हो गई है, और आपका बकेट के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, कलेक्शंस में ज़्यादातर आपके डाटाबेसेस आते हैं, डाटाबेस आता है। ठीक है, डाटाबेस कहने का मतलब होता है डाटाज आते हैं, राइट, डाटा आते हैं। और बकेट जो होता है वो होता है फाइल्स स्टोर करने के लिए। मतलब जैसे आप बाल्टी बनाते होता है ना आपका, कि बाल्टी में पानी रखा हुआ इस टाइप का, तो हर फायर बेस में हर आईडी पे उसका अपना एक बकेट होता है जहाँ पे सारी फाइल्स स्टोर होती हैं। आप इसको चाहो तो अपने से भी बना सकते हो। ठीक है, समझ में आया? तो मतलब जो आपका फायर बेस में जो डाटा स्टोर होता है वो दो टाइप में होता है। पहला होता है कलेक्शंस के फॉर्म में, जहाँ पे आपका बेसिकली डाटा स्टोर होता है, और सेकेंड होता है बकेट, जहाँ पे आपका फाइल्स स्टोर होती हैं, इमेजेस हो गया या तो वीडियोज़ हो गया, ये सारी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा इसके वेबसाइट के ओवरव्यू पे आता हूँ। ठीक है, वेबसाइट के ओवरव्यू पे आऊँगा मैं यहाँ पे। तो वेबसाइट हम लोग इसको पहले ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको वेबसाइट मिलेगी जहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेक योर ऐप द बेस्ट इट कैन बी। ठीक है, फायरबेस इज एन ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, ये बता रहा है कि मैं एक ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, लेकिन आप जब स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स मिलेंगे जो आपको काफ़ी यूज़ होंगे। जैसे आप इस पर बिल्ड कर सकते हो, बिल्ड करने का मतलब जो आपका ऐप का बैकएंड है उसको आप यहाँ से बिल्ड कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका रिलीज़ एंड मॉनिटर, मतलब जो भी आपने ऐप रिलीज़ किया है प्ले स्टोर पे या हो आपके ऐप स्टोर पे, तो उसे आप मॉनिटर कर सकते हो, उसमें चेक कर सकते हो कि परफॉर्मेंस क्या आ रही है आपकी ऐप की, या आपके ऐप पे कितने यूज़र्स हैं, ये सारी चीज़ें। देन इंगेज आता है, मतलब अगर आपको अपने यूज़र्स को नोटिफिकेशंस भेजना है या तो ए बी टेस्टिंग करनी। ए बी टेस्टिंग का मतलब होता है, जैसे आप मान लो यूज़र को चाहते हो, 50% यूज़र को चाहते हो कि एक कंटेनर है जिसका कलर रेड हो, ठीक है, और लेकिन 50% यूज़र को चाहते हो कि उसी कंटेनर का कलर येलो रहे, तो आप इस तरह से टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपको रिमोट कॉन्फ़िगर मिल जाता है। रिमोट कॉन्फ़िगर से एक तरह से फ़ायदा होता है कि आपका जो वेरिएबल होता है, ठीक है, वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसे आप सर्वर पे रखते हो, तो आपको चेंज करने के लिए सीधे आपको सर्वर से ही चेंज करना पड़ता है, आपको ऐप को फिर दोबारा अपडेट ना करना पड़े। ठीक है, समझ नहीं पाए होगे आप। रिमोट कॉन्फ़िगर का मतलब होता है एक तरह से आप जो कुछ पार्ट होता है ऐप का उसको आपने सर्वर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए होते हैं उसमें, तो आप सीधे वहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि जो आपका एपीआई की होता है, ठीक है, उसको हम लोग बहुत ज़्यादा ऐप के अंदर नहीं रखते हैं। ठीक, तो आप ज़्यादातर उसको अपने सर्वर पे रखो रिमोट कॉन्फ़िगर का इस्तेमाल करके, जिससे अगर आपकी एपीआई की एक्सपोज हो गई है तो आप सीधे उसको वहाँ से चेंज कर दो, ना कि पूरे ऐप को अपडेट करो। ठीक है, फिर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा फायरबेस एक्सटेंशंस। फायरबेस एक्सटेंशंस ज़्यादा एक तरह से आपने अगर वी एस कोड इस्तेमाल किया होगा, मतलब एक तरह से आपका थर्ड पार्टी फंक्शंस हैं जो आप अपने फायरबेस में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने वी एस कोड इस्तेमाल किया होगा तो आपने देखा होगा कई सारे एक्सटेंशंस होते हैं वी एस कोड के अंदर, जैसे आपका थीम का हो गया, थीम कलर चेंज करने का हो गया, इन सारी चीज़ों को देखोगे आप। तो वैसे ही फायरबेस में एक्सटेंशंस होता है जो आपको थर्ड पार्टी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे आपका आ गया ट्रिगर मेल, अगर आपको ईमेल ट्रिगर करना है डाटाबेस क्रिएट होते ही, तो आप यहाँ से ट्रिगर कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। ठीक है, रन पेमेंट विद स्ट्राइप कर सकते हो, अगर आपको अपने ऐप के अंदर स्ट्राइप पेमेंट चाहिए तो आप यहाँ से भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, देन आते हैं नीचे, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशंस मिलेंगे, मतलब आप क्या क्या चीज़ें इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो। सबसे पहला आता है आपका गूगल एड्स, जहाँ से आप अपने गूगल ऐड जो चला रहे हो, जो ऑनलाइन आपका ऐड चल रहा है, उसको आप यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हो। देन आता है आपका एड मॉब, ऐप की अर्निंग के लिए। गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आता है, गूगल प्ले आता है, डाटा स्टूडियो है, बिग क्योरी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे 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 आने वाली वीडियोज़ में बताता रहूँगा। ठीक है,
उसके बाद नीचे आता है आपका कि कितने लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे बड़ा जो आपका है गेम लॉफ्ट, ये काफ़ी पुरानी कंपनी है। जब से हम लोग हमारे पास कीपैड मोबाइल्स चल रही थी तब से हम लोग इसका गेम खेल रहे हैं, तो गेम लॉफ्ट भी इसे इस्तेमाल करती है। और न्यूज़ और इवेंट्स के नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे जो आपको देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है इसने कि किस किस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। तो जनरली आपका 3 ही प्लेटफॉर्म होता है, पहला iOS, एंड्रॉयड और वेब। तो ये तीनों को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा नॉर्मल सा कोड दिया है कि अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से हो तो आप इसको भी कर सकते हो यहाँ से चेक। जैसे आपको ऑथेंटिकेट करना नए यूज़र्स को, तो स्विफ्ट में ये कोड होगा, डार्ट में जो हम लोग फ्लटर पढ़ रहे हैं उसमें ये वाला कोड होगा, ठीक है। नीचे आएंगे तो नीचे वैसे का ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। देन आते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट्स में, ठीक है। प्रोडक्ट्स पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा बिल्ड वाला, जो मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था। बिल्ड में क्या आप देखोगे कि यहाँ पे आएगा आपका क्लाउड फायर स्टोर, ठीक है। क्लाउड फायर स्टोर का मतलब है कि आप यहाँ पे अपना डाटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जो आपका ये डाटा रहेगा वो क्लाउड पे स्टोर रहेगा, मतलब इसको आप कहीं से भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। जो भी हम लोग फ्लटर फ्लो में अभी तक आपने वीडियो देखा होगा वो ज़्यादातर इसी क्लाउड फायर स्टोर पे अपलोडेड होता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक रियल टाइम डाटाबेस। देखो इसमें अंतर क्या होता है क्लाउड फायर स्टोर और रियल टाइम डाटाबेस में। क्लाउड फायर स्टोर में जो आपका डाटा स्टोर होता है वो एक तरह से रियल टाइम नहीं होता है, मतलब वो 3 से 4 सेकंड लेता है स्टोर होने में, और 3 से 4 सेकंड लेता है आपका रिट्राइव होने में। रिट्राइव मतलब आप अगर डाटा गेट करना चाह रहे हो। लेकिन आपका जो रियल टाइम डाटाबेस होता है वो तुरंत, मतलब आपने वहाँ अपडेट किया तो कुछ सेकंड के अंदर ही यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप अगर रियल टाइम कुछ ऐप बना रहे हो, जैसे आपका चैटिंग ऐप हो गया। अब चैटिंग ऐप में क्या होता है कि आप एक बार डाटा सेंड कर दिए, ठीक है, वहाँ मैसेज पहुँचा, और फिर अगर उसने तुरंत मैसेज किया है आपको तो आपको वो तुरंत दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो क्लाउड फायर स्टोर में नहीं होगा, इसलिए हम लोग रियल टाइम डाटाबेस इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है हमारा रिमोट कॉन्फ़िगर। तो इसमें लिखा हुआ है सेटअप अ फीचर फ्लैग ड्यूरिंग प्रोटोटाइपिंग एंड डेवलपमेंट सो यू कैन डायनेमिकली कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइज यूज़र एक्सपीरियंस इन प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि आप एक तरह से डायनेमिकली कंट्रोल ले सकते हो अपने ऐप के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके ऐप में एपीआई की है और अगर वो एक्सपोज हो गई है तो आपको पूरा ऐप ना अपडेट करके सिर्फ एपीआई की अपडेट करना है, अगर आप उसको रिमोट कॉन्फ़िगर पे रखे हो, ठीक है। देन आते हैं फायरबेस एक्सटेंशन पे। मतलब इसमें आप थर्ड पार्टीज़ के फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हो, थर्ड पार्टीज़ के फंक्शंस को, ठीक है। आपका आता है ऐप चेक। ऐप चेक में क्या होता है कि जो भी आपके ऐप पे ट्रैफिक आ रही है उसको ये चेक करेगा कि जो लोग आ रहे हैं आप पे वो जेन्युइन लोग हैं या नहीं है। मतलब कोई ऐसा तो नहीं है ना जो बॉट लगा के आपके ऐप पे सिर्फ ट्रैफिक भेज रहा हो। तो ये सारी चीज़ों को वो चेक करता है। देन आता है आपका क्लाउड फंक्शंस। क्लाउड फंक्शंस के अंदर आते हैं वो सारे लॉजिक्स, वो सारे कोड्स जो आप सीधे सर्वर पे रन करते हो, ठीक है। आप अपने ऐप पे ना रन करके सर्वर पे रख के रन करते हो। देन सबसे मेन फीचर आता है ऑथेंटिकेशन का। आप जब भी अपने यूज़र को क्रिएट अकाउंट करवाते हो या साइन इन कराते हो तो आपका ये ऑथेंटिकेशन वाला होता है वहाँ पे इस्तेमाल आता है। मतलब एक तरह से आप समझ लो कि इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज़ करते हो आप, ठीक है। देन आता है क्लाउड मैसेजिंग। क्लाउड मैसेजिंग का मतलब होता है आप अपने यूज़र्स को नोटिफिकेशंस भेज रहे हो, ठीक है। देन होस्टिंग आता है। होस्टिंग में आप फायरबेस जो होस्टिंग होती है वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हो, अपने वेब ऐप्स को होस्ट कर सकते हो, ठीक है। देन क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज में आप अपनी फाइल्स स्टोर कर सकते हो, इमेज स्टोर कर सकते हो, ठीक है। देन फायरबेस एमएल है, ये अभी नया नया फीचर आया है तो अभी इसको ना डिस्कस करके इसको आगे बढ़ते हैं। बट एक तरह से फायरबेस एमएल जो है आपका मशीन लर्निंग फीचर है जो आप अपने ऐप में दे सकते हो, जिससे आपका ऐप का जो ऑप्टिमाइजेशन होगा वो भी अच्छा बढ़ेगा और जो यूज़र एक्सपीरियंस होगा वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। रिलीज़ मॉनिटर में आएंगे तो रिलीज़ मॉनिटर में आपको देखो क्या मिलेगा। वैसे रिलीज़ मॉनिटर नीचे आते हैं तो सबसे पहले आपका होगा क्रैश लिटिक्स में आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है जो भी आपके ऐप में क्रैशेज़ हो रहे हैं, ठीक है। मतलब जो भी इशू आ रहा है, जैसे कोई क्रैश हो रहा है आपका ऐप किसी फ़ोन में, या तो कोई पेज नहीं लोड हो रहा है,
वो सारी चीज़ें आपको क्रैशलिटिक्स में मिल जाएंगी, कहाँ पे हो रहा है, किस पार्टिकुलर लाइन पे हो रहा है, वो सारी चीज़ें। देन आता है गूगल एनालिटिक। गूगल एनालिटिक एक तरह से ट्रैक करता है कि आपका जो यूज़र बेस है वो कहाँ से आ रहा है, कितने ट्रैफिक आ रहे हैं, कहाँ पे लोग देख रहे हैं आपके ऐप को, किस पेज पे ओपन करके रखे हैं, ये सारी चीज़ें। रिमोट कॉन्फ़िगर मैंने आपको बता दिया है। देन आएगा परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, मतलब जो आपका ऐप रन हो रहा है क्लाइंट के फ़ोन में या तो यूज़र के फ़ोन में, वो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो काफ़ी अच्छा रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कोई इशू आ रहा है, उस सारी चीज़ों को ये चेक करता है। देन आता है आपका टेस्ट लैब। टेस्ट लैब अभी का एक सबसे अच्छा फीचर है कि आप इसका यूज़ करके चेक कर सकते हो कि आपके ऐप में कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। मतलब आप इसमें अपना एसडीके अपलोड करोगे, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो आपका आता है वो अपलोड करके सीधे चेक कर सकते हो कि आपके ऐप में कोई एरर ना हो। देन आता है आपका ऐप डिस्ट्रीब्यूशन। आप अब सीधे फायरबेस से ऐप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अपने जितने भी कंसोल्स हैं, या तो फिर ऐप स्टोर हो गया, प्ले कंसोल्स हो गया, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पे अपना इंगेज में आपको मिलेगा, दिखा देता हूँ। इंगेज में आपको मिल जाएगा क्या, नोटिफिकेशन का साइड, ठीक है। ये देखो, आप ऑथेंटिकेशन बता दिया, क्लाउड मैसेजिंग आ गया, आपका क्रैशलिटिक्स बता दिया, इन ऐप मैसेजिंग मतलब आप अपने ऐप में मैसेज भेज सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि जो ड्रीम इलेवन का जो ऐप है, उसमें जब आप उसको ओपन करते हो तो सीधे आपके स्क्रीन पे ही नोटिफिकेशंस आते हैं कि आज का ये मैच है, आप इसको, इस पे आप बेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो इन ऐप मैसेजिंग वही चीज़ होती है कि आप सीधे यूज़र को उस पेज पे, मतलब जो आपका एक्टिव यूज़र है उसको उसी पेज पे नोटिफिकेशन भेज दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके डॉक्स में। डॉक्स में ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, यहाँ पे आप कैसे फायरबेस को यूज़ करना है, बिल्ड कैसे करना है, रिलीज़ कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ तक होगा कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सेकंड चीज़ क्या था। सेकंड चीज़ था हमारा डिफरेंस बाई अदर सर्विसेज, ठीक है। तो अदर सर्विसेज में हमने डिस्कस किया था कि हम लोग देखेंगे सुपरबेस को और ऐप राइट को। तो सबसे पहले हम लोग फीचर्स पे देखते हैं। फीचर्स में क्या क्या आता है हमारे पास। DBMS, ठीक है। DBMS मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है आपका, फायरबेस भी, सुपरबेस भी और ऐप राइट, क्योंकि तीनों जो सर्विसेज हैं वो डाटाबेस स्टोर करती हैं, डाटाबेस रिट्राइव करने का फंक्शन देती हैं, राइट करने का देती हैं और डिलीट करने का देती हैं। तो इस तरह से हम लोग का ये तीनों डाटाबेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ऑथेंटिकेशंस आपका फायरबेस में काफ़ी इजी है, कुछ करना नहीं है अगर स्पेशली आप फ्लटर फ्लो में काम कर रहे हो, ठीक है। आपको सीधे ऑथेंटिकेशन टैब में जाके ऑथेंटिकेशन ऑन कर देना है। लेकिन सुपरबेस और ऐप राइट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे आपको एपीआई कॉल करनी रहती है, ठीक है। तो ये सारा जो सारा चीज़ है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और फायरबेस में आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं जो कि आपके सुपरबेस और ऐप राइट में नहीं है। देन आता है आपका फायरबेस का प्राइसिंग। फायरबेस की जो प्राइसिंग होती है वो काफ़ी अच्छी है, जहाँ पे आपको 20,000 राइट, मतलब 20,000 राइट्स कर सकते हो। राइट मतलब डाटा क्रिएट कर सकते हो, और 50K रीड मतलब 50,000 रीड, मतलब डाटा को आप रिट्राइव कर सकते हो एक दिन के अंदर। लेकिन वहीं पे सुपरबेस में जो होता है वो 500 MB डाटा स्टोरेज होता है, ठीक है। मतलब सिर्फ 500 MB डाटा स्टोरेज होता है और 50 MB का फाइल अपलोड होता है। लेकिन ऐसा कोई फीचर फायरबेस में अभी तक नहीं है कि आप सिर्फ 50 MB तक करो, आप अनलिमिटेड कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट तक होता है। तो मैं प्रॉपर फायरबेस की प्राइसिंग बता देता हूँ आप लोगों को। तो सीधे हम लोग आते हैं प्राइसिंग पे यहाँ पे, ठीक है। प्राइसिंग पे देखोगे आप, तो ये आपका जो स्पार्क प्लान है वो एक तरह से नो कॉस्ट है, मतलब फ्री है, ठीक है। और ब्लेज प्लान में क्या है, पे एज यू गो, मतलब जैसे आपका ऐप ग्रो कर रहा है वैसे ही आपको पे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ऑथेंटिकेशंस, मतलब अगर आप फ़ोन ऑथ में हो, मतलब आपको अगर OTP चाहिए होगा, 10 SMS पर डे का आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। और विद आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, मतलब जो आपका ऐप चेक वाला फीचर है वो 50,000 पर मंथ है, मतलब 50,000 लोग एक्टिव यूज़र्स हो सकते हैं आपके ऐप के अंदर, ठीक है। और इसी में ऐसे ऐसे ही होता है आपका मंथली एक्टिव यूज़र, जैसे AML या OIDC का होता है, जिसमें 50 ही हो सकते हैं, जिसको आप इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। क्लाउड फाइल स्टोर में आते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा डाटा स्टोर होगा वो 1 GB होगा टोटल में, ठीक है। 1 GB स्टोर कर सकते हो आप, जिसको फ्री होगा बिल्कुल। और देन
गूगल क्लाउड प्राइसिंग लगेगा। गूगल क्लाउड प्राइसिंग में हम लोग जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख लो स्टोर डाटा 1 GB का जो फ्री टियर है, ठीक है। और उसी हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट ताइवान का हो गया, अगर हमको यहाँ का देखना है, मुंबई का देखना है, ठीक है। तो फ्री कोटा जो हमारा है रीड का, मतलब कितनी बार डाटा रिट्राइव हो सकता है, वो है आपका 50,000 एक दिन में, ठीक है। और ये 0.035 जो डॉलर है, मतलब 2 रुपये 1 लाख के लिए है। तो मतलब आप 1 लाख डाटा रिट्राइव कर सकते हो सीधे 2 रुपये में, ठीक है। ये चीज़ें हैं आपकी। उसके बाद आएंगे डॉक्यूमेंट राइट पे, जो है 20,000 फ्री है, मतलब आप 20,000 फ्री कोटा है आपका, इतना आप फ्री कर सकते हो। अगर राइट करना है आपको तो 8 रुपये लगेंगे पर 1 लाख पे, ठीक है। डॉक्यूमेंट डिलीट भी आपका 20,000 है, जो आपको पड़ेगा 1,01,000 में, मतलब 1 लाख डाटा आप डिलीट कर सकते हो सिर्फ 1 रुपये में, ठीक है। नीचे आते हैं क्लाउड फंक्शंस में। आपको क्लाउड फंक्शंस कॉल करने के लिए स्पार्क प्लान ही लेना पड़ेगा आपको, ब्लेज प्लान लेना पड़ेगा। स्पार्क प्लान पे ये नहीं चलने वाला। देन आता है आपका क्लाउड स्टोरेज, जिसमें आप 5 GB स्टोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो होगा पर GB पे आपका फ़ीस लगेगा, जो होगा आपका अराउंड 2 रुपये पर GB लगेगा, ठीक है। और डाउनलोड भी वैसे ही होगा, आप 1 GB पर डे डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आपको उसके बाद 9 रुपये देना पड़ेगा पर GB डाउनलोड का। अपलोड ऑपरेशन, मतलब आप कितनी बार अपलोड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अपलोड ऑपरेशन कहने का मतलब होता है कि कितनी बार आप अपलोड का जो फंक्शन होता है फायरबेस में उसको परफॉर्म कर सकते हो, जो है आपका 20,000 पर डे फ्री, लेकिन 0.05 पर 10,000 पे रहेगा 4 रुपये, ठीक है। जो क्रैशलिटिक्स है आपका वो नो कॉस्ट है, ये आपका फ्री है बिल्कुल। उसके बाद आएगा आपका होस्टिंग का, जो आप 10 GB तक होस्ट कर सकते हो फ्री में। डाटा ट्रांसफ़र आप कर सकते हो 360 MB पर डे, जो आपका $0.15 पड़ेगा पर GB, मतलब जो आपका पड़ेगा अराउंड 0.15, मतलब 12 रुपये पर GB पड़ेगा, ठीक है। फायरबेस ML आपका यहाँ पे कस्टम मॉडल डिप्लॉयमेंट है, मतलब आप खुद का अपना मॉडल बना के डिप्लॉय कर सकते हो, लेकिन जो आपका क्लाउड विजन है वो 1K का चार्ज करेगा अराउंड 124 रुपये। तो इस तरह से आप प्राइसिंग देख सकते हो। वैसे मैं अगर रिकमेंड करूँ तो फायरबेस काफ़ी सस्ता है, और दूसरे सर्विसेज से जैसे आपका ऐप राइट हो गया या तो आपका सुपरबेस हो गया, ठीक है। फायरबेस जो है आपका वो एक तरह से बैकएंड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर आपका स्टोरेज, डाटाबेस स्टोरेज, फाइल शेयरिंग, डायनेमिक लिंकिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं, और इसको गूगल ने बनाया है। ये इस्तेमाल होता है आपका मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन बनाने में। सेकेंड है आपका सुपरबेस। सुपरबेस आपका सिमिलर है फायरबेस से। इसकी भी जो सर्विसेज होती हैं वो भी डाटाबेस, स्टोरेज, डायनेमिक लिंकिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये भी काम आता है आपका वेब और मोबाइल ऐप्स बनाने में। अब चलते हैं हम लोग फीचर्स के ऊपर। मैंने सारे फीचर्स जितने भी हैं फायरबेस के, उसको मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, और एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फीचर हमारा आता है क्लाउड फायर स्टोर का। क्लाउड फायर स्टोर क्या है आपका? ये एक डाटाबेस है, नो एसक्यूएल डॉक्यूमेंट डाटाबेस है। नो एसक्यूएल डॉक्यूमेंट डाटाबेस का मतलब होता है कि इसके अंदर रोज और कॉलम्स नहीं है। जो आपका एसक्यूएल होता है उसको आप बोलते हो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। उसमें आपका रो और कॉलम में डाटा रखा रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो डाटा होता है वो रो और कॉलम्स में ना होके एक जेसन फॉर्मेट में होता है, ठीक है। और क्लाउड फायर स्टोर जो है आपका स्केलेबल है। स्केलेबल मतलब आप इसको स्केल कर सकते हो। अगर आपके पास लाखों डाटा है आप इसमें आराम से रख सकते हो। और फ्लेक्सिबल डाटा स्टोरेज है। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि आप इसमें मल्टीपल सर्वर्स पे रख सकते हो। मतलब जैसे आपका यूज़र अब मान लो नॉर्थ अमेरिका में है, तो आप नॉर्थ अमेरिका का सर्वर यूज़ करके वहाँ पे अपना डाटा स्टोर कर सकते हो। अपना इंडिया में है तो इंडिया का डाटा स्टोर इस्तेमाल करके वहाँ पे रख सकते हो अपना, ठीक है। और साथ साथ में ये ऑफलाइन सपोर्ट भी करता है मोबाइल ऐप्स के लिए। मतलब जो भी आप डाटा रखोगे क्लाउड फायर स्टोर के अंदर, जब आपका ऐप अगर ऑफलाइन है तब भी वो लोड होकर आपके फ़ोन में पड़ा रहेगा, ठीक है। मतलब एक तरह से ये ऑफलाइन सपोर्ट भी करता है अपने मोबाइल ऐप्स के लिए। देन आते हैं रियल टाइम डाटाबेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटाबेस होता है किसी भी बैकएंड सर्विस के लिए, क्योंकि रियल टाइम डाटाबेस से आप चैट एप्लीकेशंस, नोटिफिकेशन सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें बनाते हो, ठीक है। तो आपका फायरबेस के अंदर भी यही चीज़ है। जैसे इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो जेसन लाइक डाटा स्ट्रक्चर होता है। जेसन आपने देखा होगा, जैसे हम लोग जब एपीआई कॉल करते हैं तो वहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं उन्हीं को हम लोग जेसन कहते हैं, जिसके अंदर की और वैल्यूज़ होती हैं। देन आता है हमारा रियल टाइम सिंकिंग अक्रॉस डिवाइसेस।
मतलब आपका यूज़र 5-6 डिवाइस में लॉगिन किया हुआ है, तो जब भी आपका यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट होगा वो सभी डिवाइसेस में एक साथ चला जाएगा। आप कहोगे भाई वो तो क्लाउड फायर स्टोर में भी होता है। देखो होता तो उसमें भी है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें आपका दो मेथड्स होते हैं डाटा लोड करने के। तो होता है आपका सिंगल टाइम क्यूरी, ठीक है, और दूसरा होता है स्ट्रीमलाइन मेथड होता है। उसमें थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन इसमें जो होता है वो तुरंत होता है, ठीक है। उसमें मैं स्ट्रीमलाइन और ऐसी चीज़ कभी बाद में बताऊंगा जब आपको कोड बताऊंगा फ्लटर का कि कैसे डाटाबेस से डाटा फेड्स करते हो आप फ्लटर में। तो उसमें आपका आता है कि स्ट्रीमलाइन होता है, उसके बाद एक फ्यूचर आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। बस आप इतना समझो, रियल टाइम सिंकिंग क्रॉस डिवाइस का मतलब होता है कि अगर आपके यूज़र किसी 5-6 डिवाइसेज में लॉगिन है तो जो डाटा आएगा वो एक साथ आएगा, एक ही टाइम पे आएगा, ठीक है, डिले कोई नहीं होगा उसमें। और इसमें आइडियल फॉर फास्ट पेज कोलैबोरेटिव ऐप, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे फास्ट पेज या कोलैबोरेटिव ऐप मतलब जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया या आप कोई कम्युनिटी सेक्शन बना रहे हो वो हो गया, तो आप रियल टाइम डाटाबेस का यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आता है आपका ऑथेंटिकेशन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऐप के लिए, क्योंकि आप अगर ऑथेंटिकेशन नहीं रखोगे तो यूज़र, कोई भी यूज़र होगा, कोई अनऑथराइज्ड यूज़र होगा, वो एक्सेस कर लेगा आपके डाटा को। तो फायरबेस आपको फीचर देता है ऑथेंटिकेशन का, जिसमें आपका आता है ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर आता है और सोशल लॉगिन्स आते हैं। सोशल लॉगिन्स में आता है आपका फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और जितनी भी कंपनीज है जो अपना ऑथेंटिकेशंस प्रोवाइड करती हैं, वो सारी चीज़ें हमारे हमारे पास मिल जाएंगी, ठीक है। देन आएगा हमारा यूज़र मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी रूल्स। मैंने ऑलरेडी सिक्योरिटी रूल्स के ऊपर वीडियो बना के रखा हुआ है और मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। सिक्योरिटी रूल्स का मतलब होता है वो सारे रूल्स जो आपके डाटाबेस के ऊपर अप्लाई होते हैं कि कौन उसे एक्सेस कर सकता है, कौन एक्सेस नहीं कर सकता है। उस चीज़ को क्लाउड फायर स्टोर ये अपने प्लेटफॉर्म से ही मैनेज करता है, ठीक है। आप उसको टेस्ट भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो कि अगर मैंने ये चेंज किया है तो क्या वहाँ पे दिखेगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें स्टोरेज पे आते हैं। आपका जो फायरबेस है वो एक तरह से स्टोरेज प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप इमेजेस रख सकते हो, फाइल्स रख सकते हो, यहाँ तक अपना कोड भी रख सकते हो आप। और इसमें जो फाइल स्टोर होती है वो काफ़ी सिक्योर होती है क्योंकि गूगल का सर्वर है, और ये सर्वर आप जब गूगल का है तो ऑब्वियसली स्टोर सिक्योर तो होगा ही है। वाइड रेंज ऑफ फाइल सपोर्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आप कई सारी फाइल्स रख सकते हो, जैसे आपका PNG हो गया, JPG हो गया, PDF हो गया, यहाँ तक आपका कोड भी रख सकते हो, जैसे .py फाइल हो गई, ये सारी चीज़ें। देन आता है आपका ग्लोबल कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जो उसको हम लोग CDN बोलते हैं। ये आपकी फाइल्स को बहुत जल्दी सर्व करता है। मतलब जैसे अगर किसी पेज पे आपने फायरबेस स्टोरेज में कोई रखा हुआ है, इमेज रखा हुआ है, किसी पेज पे आपको ओपन करना है तो तुरंत वो ओपन करेगा। मतलब लोडिंग टाइम बहुत ही कम होता है, ठीक है। देन आते हैं अपना होस्टिंग पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेब ऐप्स के लिए, क्योंकि आपको एक डोमेन परचेस करना पड़ता है, आपको होस्टिंग परचेस करना पड़ता है। लेकिन आपका जो फायरबेस है उसके अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसका अपना खुद का होस्टिंग है, तो आपको अलग से होस्टिंग नहीं परचेस करना है, बल्कि आपको सिर्फ डोमेन परचेस करना रहेगा। यहाँ पे आपका सबसे अच्छा फीचर्स क्या मिल जाता है, फाइल कैशिंग का। अब फाइल कैशिंग से होता क्या है कि जब भी आपके वेबसाइट को किसी ने अपने लैपटॉप के अंदर ओपन किया तो वो फाइल कैशे कर लेगा। कैशे से फ़ायदा क्या होगा कि आपका जब भी कोई यूज़र दूसरी बार उसी वेबसाइट को खोलेगा तो तुरंत तुरंत लोड हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, लोडिंग टाइम भी बढ़ेगा, यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाएगा। देन आता है आपका HTTPS बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें आपको SSL सर्टिफिकेट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको HTTPS ऑलरेडी मिलता है, ठीक है। ब्रांचिंग एंड डेवलपमेंट, इसमें आप कई सारे ब्रांचेस बना सकते हो, जैसे आपका प्रोडक्शन ब्रांच हो गया, डेवलपमेंट ब्रांच हो गया, ये सारी ब्रांचेस बना के आप होस्टिंग कर सकते हो। मान लो आपको प्रोडक्शन ब्रांच में कुछ नए फीचर्स डालने हैं लेकिन आपको उसको पहले टेस्ट करना है तो आप दूसरी ब्रांच बना लो। इसमें कई सारे ब्रांचेस के हिसाब से आपका होस्टिंग होती है। देन आते हैं डिप्लॉय स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब ऐप्स। आप इस पर अपनी स्टैटिक वेबसाइट्स या डायनेमिक वेबसाइट्स को आप होस्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लाउड फंक्शंस। ये कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो आप सर्वर पे, मतलब सर्वर पे रन करते हो बिना किसी फ़ोन पे रन किए हुए। मतलब जैसे कुछ फंक्शंस रन करने, जैसे आपने एक वॉलपेपर का ऐप बनाया जहाँ पे आप चाहते हो कि यूज़र जब भी एडवर्टीजमेंट देखे तो कुछ परसेंट एडवर्टीजमेंट का जो प्राइस हो रही है, मतलब जो रेवेन्यू हो रहा है, वो चला जाए उसके डेवलपर को, मतलब उसके जो इमेज डाला है जिसने, उसको चला जाए। तो आप क्लाउड फंक्शन बना सकते हो अपने सर्वर साइड पे,
और वो ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा जब भी एक कोई यूज़र आपके ऐप पे एडवर्टीजमेंट देखेगा। तो इस तरह से आप क्लाउड फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें लिखा हुआ है ट्रिगर बाय इवेंट्स लाइक डाटाबेस चेंजेस और यूज़र एक्शन। ठीक है, आप इसको ट्रिगर करवा सकते हो जब भी आपका कोई डाटाबेस चेंज हो या कोई यूज़र एक्शन ले। और इसकी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हूँ और जल्द ही मैं उसको अपलोड कर दूंगा क्लाउड फंक्शंस के ऊपर। बट उसमें थोड़ा सा कोडिंग का पार्ट है, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ उसको, लेकिन अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसको अपलोड करूँगा क्लाउड फंक्शंस के ऊपर प्रॉपर। आगे बढ़ते हैं, क्लाउड मैसेजिंग आता है। क्लाउड मैसेजिंग का मतलब होता है अगर आप अपने यूज़र्स को नोटिफिकेशंस भेजना चाहते हो। जैसे आपने देखा होगा कई सारी कंपनीज़ हैं जो आपको नोटिफिकेशंस भेजती हैं। जैसे आपका जोमेटो हो गया, वो रात में मैसेज करेगा कि आपने खाना खाया। वो सारे जो मैसेजेस होते हैं वो क्लाउड मैसेजिंग के ऊपर आते हैं। तो फायरबेस में सबसे अच्छा फीचर है कि आपका इसके प्लेटफॉर्म के अंदर ही क्लाउड मैसेजिंग का फीचर मिल जाता है, जिससे कि आप अपने यूज़र को नोटिफिकेशंस भेज सकते हो। और यहीं तक नहीं, आप इसमें फ़िल्टर भी कर सकते हो कि किस यूज़र को भेजना है, कैसे यूज़र को भेजना है, उसका रिस्पॉन्स कैसा है, कि वो ओपन कर रहा है कि नहीं कर रहा है कभी लास्ट 30 डेज़ में। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें देख के अपने यूज़र को मैसेज कर सकते हो। ठीक, देन आते हैं अपना रिमोट कॉन्फ़िगर पे। रिमोट कॉन्फ़िगर सबसे अच्छा फीचर है अपने फायरबेस का। यहाँ पे होता क्या है कि आप अगर अपने ऐप में कुछ चेंज करना चाहते हो बिना किसी अपडेट को रिलीज़ किए हुए, तो आप इसका यूज़ करके चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो हमारे पास वहाँ पे नोटिफिकेशन बार है, ठीक है, और उसका कलर चेंज करना, तो कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप जो कलर का कोड है उसको रिमोट कॉन्फ़िगर में डाल दो। फिर उसके बाद आप सर्वर से चेंज करो, फिर आपको ऐप अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो इसमें आप ऐसा कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, चेंज ऐप बिहेवियर एंड अपीयरेंस विदाउट रिलीजिंग अ न्यू वर्जन। मतलब बिना नया वर्जन रिलीज़ किए हुए आप इसमें अपडेट्स डाल सकते हो, अपने चेंजेस डाल सकते हो। ठीक है, देन आते हैं क्रैशलिटिक्स, जो कि मैंने ऑलरेडी बता के रखा है। क्रैशलिटिक्स क्या होता है? जब भी आपका ऐप कहीं पे क्रैश करेगा या कोई एरर शो करेगा, तो आपके एनालिटिक्स के अंदर, अपने आपके फायरबेस एनालिटिक्स के अंदर वो चीज़ शो होने लगेगी कि इस पेज पे ये एरर आ रहा था। देखो होता क्या है कि जब भी आपका ऐप प्ले स्टोर पे चला जाता है और यूज़र उसको यूज़ करता है तो उसे एरर दिखता नहीं है। ठीक है, उसे जो आउटपुट होता है, जैसे हम लोग डिबग में देखते हैं कि हमारा एरर दिख रहा है, लेकिन वो आपका प्रोडक्शन मोड में एरर दिखता नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि आपका जब भी कोई एरर आएगा तो वो क्रैशलिटिक्स में दिखाएगा। आपके फायरबेस एनालिटिक होता है, एक टैब होता है, उस पर जाओगे आप तो वहाँ पे आपको दिखेगा ये चीज़। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका एरर क्या है, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसे रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। आप इसमें देख सकते हो कि आपका ऐप कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। मतलब आपका स्टार्टअप टाइम क्या है, रेंडरिंग स्पीड क्या है, नेटवर्क कैसा आ रहा है। और यहाँ तक आप ये भी कर सकते हो कि आपका यूज़र अगर पेज ए पे है तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, पेज बी पे जा रहा है तो उसका इंगेजमेंट परफॉर्मेंस कैसा है। वो सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो इसमें। आगे बढ़ते हैं, आगे होता है हमारा ए बी टेस्टिंग, जो कि मैंने आपको कई सारे वीडियोस में बताया है कि ए बी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है। जैसे देखो, आप कुछ यूज़र को दिखाना चाहते हो पार्ट, मतलब ऐसे समझो जैसे आपका दो यूज़र हैं, ठीक है, ए और बी, और आपका एक ऐप है, और ए यूज़र को आप दिखाना चाहते हो कि समर का सेल 60% चल रहा है, और बी यूज़र को दिखाना चाहते हो कि समर का सेल 40% चल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ए बी टेस्टिंग का काम कर सकते हो। जैसे आप देख लो कि अगर ये वाला यूज़र इतना क्लिक कर रहा है तो इसको 60% दिखाना है, 40% किसको दिखाना है, तो ये सारी चीज़ें आप आराम से ए बी टेस्टिंग से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, आइडेंटिफाई द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच फॉर इंप्रूविंग यूज़र इंगेजमेंट एंड कन्वर्जन, टेस्ट डिफरेंट यूआई डिज़ाइन फीचर्स एंड कंटेंट स्ट्रेटजीज, और इसके बाद आता है मेक डाटा ड्रिवन डिसीजन अबाउट द ऐप डेवलपमेंट। ठीक, अगर अभी भी नहीं समझ में आया हो ए बी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है तो मैं दोबारा बताऊँ आपको। ए बी टेस्टिंग का मतलब होता है, जैसे आपका दो यूज़र है, ठीक है, उसके पास एक ऐप है और एक ही इमेज को आपको दोनों को अलग अलग दिखाना है। तो आप इसमें ए बी टेस्टिंग का काम कर सकते हो कि यूज़र ए को 60% वाला डिस्काउंट दिखाना है, यूज़र बी को 40% वाला डिस्काउंट दिखाना है। ठीक है, और एक ही इमेज रहेगी, इमेज अलग अलग नहीं रहेगी। ठीक, उसके बाद आता है आपका ऐप इंडेक्सिंग। जब भी आप कोई ऐप प्ले स्टोर पे अपने पब्लिश कर देते हो तो आपको मॉनिटर करना पड़ता है कि आपका ऐप कितना ऊपर दिख रहा है, कितने सर्च पोजीशन पे आ रहा है। तो उस चीज़ को आपका मैनेज करता है ऐप इंडेक्सिंग देखने में, जिससे कि आप आराम से अपने ऐप पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी बढ़ा सकते हो
और ये भी देख सकते हो कि आपका जो ऐप है वो सर्च रिजल्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद आएंगे अपने एड मॉब पे, जो कि सबसे अच्छा फीचर है अगर आपको ऐप से अपने रेवेन्यू जनरेट करना है। तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेटेड फीचर मिल जाता है एडमॉब का, जिसमें आप नेटिव ऐड, डिस्प्ले ऐड, इंटरस्टिशियल ऐड दिखा सकते हो। और यहाँ तक आप टारगेट भी कर सकते हो यूज़र सेगमेंट को। मान लो कोई सेगमेंट है आपके यूज़र का जो अराउंड 15 मिनट रह रहा है आपके ऐप पे, और कोई यूज़र है जो 2 मिनट रह रहा है, 3 मिनट रह रहा है। तो आप ज़्यादा रेवेन्यू करने के लिए 15 मिनट वाले यूज़र को टारगेट कर सकते हो कि इस पे ऐड ज़्यादा दिखाओ तो हमारा रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह का भी काम कर सकते हो अपने फायरबेस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सुपरबेस पे। चलते हैं सुपरबेस के फीचर्स के ऊपर, जो है आपका पोस्टग्रेस डाटाबेस। आपका जो पोस्टग्रेस डाटाबेस है वो एक तरह से एसक्यूएल डाटाबेस है, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। बड़ी बड़ी कंपनीज पोस्टग्रेस डाटाबेस को इस्तेमाल करती हैं, और ये आपका काम आता है सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर और क्वेरीज को परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि ये एसक्यूएल पे बना है, तो जिसमें जो डाटा स्टोर होता है आपका वो रो और कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक, सपोर्ट्स एडवांस डाटा एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब डाटा को कौन एक्सेस कर सकता है, कौन एक्सेस नहीं कर सकता, उसको भी एक एडवांस लेवल पे ये देखता है और कस्टमाइजेशन भी करता है इसका। लेकिन जो भी इसमें काम होगा वो आपको हमेशा क्यूरी लिख के करना पड़ेगा, ये कोई विजुअल डाटाबेस नहीं होता है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन आता है आपका ऑथेंटिकेशन। जैसे आपके फायरबेस में था, सिमिलर ऑथेंटिकेशन इसमें भी है। आपका गूगल, फेसबुक, गिटहब और मैजिक लिंक जैसे आपका उसमें था फायरबेस के अंदर, वैसे सेम है। ये आपके यूजर्स के डाटा को और अकाउंट को प्रोटेक्ट करता है। अब आते हैं इंस्टेंट एपीआईज। जो सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा इसका वो है आपका इंस्टेंट एपीआईज। मतलब जब भी आप कोई डाटा चेंज करो या कोई रो या कॉलम बनाओगे तो तुरंत आपको वहाँ पे साइड में एपीआईज दिखने लगेंगी कि इस कॉलम का ये वाला एपीआईज है, आप इससे करोगे तो ये वाला चीज़ एक्सेस कर पाओगे आप। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये दोनों आपका रेस्ट और ग्राफ क्यूएल एपीआईज को डिस्प्ले करता है ये। आगे बढ़ते हैं एड्स फंक्शन। एड्स फंक्शन जैसे मैंने आपको क्लाउड फंक्शंस बनाया था कि आप सर्वर साइड पे कुछ अपने ऐप में एक्शंस को या तो डाटाबेस चेंजेस को ट्रिगर कर सकते हो, वैसे ही आपका इसमें एड्स फंक्शंस भी होता है जो आपका जावास्क्रिप्ट में लिखा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रियल टाइम डाटाबेस सिमिलर है आपके फायरबेस से। आपको अगर कोई रियल टाइम ऐप्स बनाने हैं, जैसे आपका फेसबुक फेसबुक मैसेंजर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनमें तुरंत डाटा सिंक होना चाहिए, तो उसका काम करता है आपका रियल टाइम डाटाबेस। आगे बढ़ते हैं सेल्फ होस्टिंग। सेल्फ होस्टिंग भी आपके सिंपली आपके सुपरबेस उसकी तरह है, फायरबेस की तरह है, बट थोड़ा सा यूज़ इसमें अंतर क्या है कि जो आपका सुपरबेस में से सेल्फ होस्टिंग होता है उसमें आप सुपरबेस को, ठीक है, अपने सर्वर पे होस्ट कर सकते हो। अगर आपका कोई सर्वर है तो आप उस पर अपने सर्वर पे इसको होस्ट कर सकते हो डॉकर का इस्तेमाल करके। अब डॉकर क्या होता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की हैं, तो इसको मैं कभी और किसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप इतना जानो कि जो आपका सुपरबेस होता है वो सेल्फ होस्टिंग का सर्विस प्रोवाइड करता है, कि आप अपना जो डाटा है या अपना सुपरबेस है उसे आप अपने सर्वर पे होस्ट कर लो, और साथ साथ में ये आपको फुल कंट्रोल देता है अपने डाटा के ऊपर। ठीक है, प्राइवेसी भी आपको ही देता है कि आप अपने हिसाब से प्राइवेसी देखते रहो इसका। देन आता है आइडियल फॉर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट और सेंसिटिव डाटा। अगर आपके पास कोई सेंसिटिव डाटा है या कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट है तो आप इसको सेल्फ होस्टिंग को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओपन सोर्स है सबसे बड़ी चीज़। जो आपका सुपरबेस है वो पूरा ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब आप इसको देख सकते हो, इसका कोड देख सकते हो, और अगर आपको कुछ डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है ना, नो वेंडर लॉगिन और हिडन कॉस्ट वाला। इसमें कोई हिडन कॉस्ट नहीं है और कोई वेंडर लॉग इन नहीं है, मतलब कि इतने प्राइस होने के बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी या तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें नहीं है इसमें। ठीक है, और जिसका कोड है मैंने इसे आपको बताया कि ये गिटहब पे अवेलेबल है, आप उसमें जाके चेंजेस कर सकते हो, अपना फीचर्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CLI कमांड लाइन होता है, इसको आप अपने टर्मिनल्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। फायरबेस में भी इसका फीचर है। आपने फायरबेस CLI डालोगे आप कभी गूगल पे, तो उसमें भी आप देखोगे कि आप इस फायरबेस का भी आप जो डाटाबेसेस हैं, स्टोरेज हैं, जो भी चीज़ें हैं उसके फीचर्स आप उसे अपने टर्मिनल पे भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और वही है आपका क्रिएट मैनेज डाटाबेस, यूज़र डाटाबेस और यूज़र रोल को आप उसमें चेंज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। डैशबोर्ड,
इसमें भी बहुत प्यारा सा डैशबोर्ड होता है जहाँ पे आप रो और कॉलम को देखते हो और विजुअली आप अपने डाटा को वहाँ पे चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। देन आपका आता है स्टोरेज। इसमें भी स्टोरेज है आपका, जैसे फाइल बेस्ड स्टोरेज होता है वैसे ही स्टोरेज है। उसमें आप कई सारे इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हो और अदर फाइल्स को, लेकिन ये सभी फाइल्स को सपोर्ट नहीं करता। जैसे आपका शायद कोड नहीं सपोर्ट करता होगा, मैंने ध्यान दिया नहीं उसी चीज़ के ऊपर, बट शायद कोड नहीं सपोर्ट करता होगा, लेकिन जो आपका फायरबेस है वो सारी चीज़ें सपोर्ट करता है। एक्सेस फाइल थ्रू एपीआईज, आप अपने फाइल्स को एपीआईज या यूआरएल्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। सेम आपका फीचर फायरबेस में भी होता है कि आप अपने फाइल्स को यूआरएल के थ्रू या एपीआईज के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। अब जो रियल कंपैरिजन है उस पे आते हैं। तो सबसे पहला हमने देखना है यहाँ पे कि क्या क्या अवेलेबल नहीं है किस वाले में। आपका फीचर्स में डाटाबेस है, दोनों में है, ऑथेंटिकेशन दोनों में है, स्टोरेज दोनों में है, होस्टिंग सिर्फ फायरबेस में होती है, सुपरबेस में आपकी होस्टिंग नहीं होती है। जो होस्टिंग होती है उसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ होस्टिंग, मतलब आप अपने सुपरबेस डाटाबेस को अपने क्लाउड पे रख सकते हो, अपने सर्वर पे रख सकते हो, वो होता है आपका इसमें सिर्फ। क्लाउड फंक्शन दोनों में है, रियल टाइम दोनों में है। पुश नोटिफिकेशन सिर्फ आपके फायरबेस में मिलता है, सुपरबेस में आपको नहीं मिलेगा। देन आएंगे अपने क्रैशलिटिक्स में, जो आपके सिर्फ फायरबेस में है। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग फायरबेस में है, एबी टेस्टिंग फायरबेस में है, इंडेक्सिंग भी फायरबेस में, एडमॉब भी फायरबेस में, मशीन लर्निंग भी फायरबेस में है। ओपन सोर्स फायरबेस ओपन सोर्स नहीं है क्योंकि गूगल का है ये, और आपका जो सुपरबेस है वो ओपन सोर्स है। इसमें आप जाके इसके कोड्स देख सकते हो, आप इसको गिटहब पे देख सकते हो क्या चेंजेस करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें। सेल्फ होस्टिंग आपका फायरबेस में नहीं है लेकिन आपके सुपरबेस में है। CLI दोनों में है, डैशबोर्ड दोनों में मिलता है। वेक्टर एम्बेडिंग आपका फायरबेस में नहीं है लेकिन सुपरबेस में है। वेक्टर एम्बेडिंग मतलब होता है आपका कुछ ML किट्स होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं परसेंटेज यूजेस पे, मतलब कितने परसेंट यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में, और ये डाटा है वो रियल रिफ्लेक्ट नहीं करता है मार्केट सेगमेंट को, बट बहुत जगह से डाटा लिया हुआ है। उस चीज़ को मैंने यहाँ पे दिखाया कि जो आपका फायर बेस होता है वो 70% यूज़ होता है, ठीक है, और जो आपका सुपर बेस होता है वो 15% यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में। और जो बचे के परसेंटेज हैं वो आपके लोकल डाटा बेसेस होते हैं, जैसे मोंगो DB हो गया, पोस्टग्रेस हो गया, उनका इस्तेमाल करते हैं वो लोग, ठीक है। तो आपको ऐसे ही देख सकते हो कि आपका फायर बेस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री में, उसके बाद आता है आपका सुपर बेस। वैसे सुपर बेस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, अगर ये अपनी फंक्शनैलिटीज़ और अपने डाटा स्ट्रक्चर को और अच्छा करेगा तो और अच्छा परफॉर्म कर देगा सुपर बेस। देन आते हैं फी और प्राइसिंग पे, फ्री प्राइसिंग पे। तो डाटाबेस में क्या होता है कि आप फायरबेस के अंदर डाटाबेस में 1 GB स्टोरेज, 20,000 रीड पर डे और 10,000 रीड राइट पर डे का फ्री है, और इसमें अनलिमिटेड स्टोरेज है। देन 10,000 एक्टिव कनेक्शंस हैं। ऑथेंटिकेशंस में 10,000 कॉन्करेंट यूज़र ले सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, और इसमें अनलिमिटेड है। स्टोरेज के लिए 5 GB दोनों, डाउनलोड और स्टोरेज का। 10 GB स्टोरेज, 8 GB डाउनलोड या अपलोड किया हुआ है इसने। होस्टिंग अनलिमिटेड फाइल होस्टिंग है और सुपरबेस में अवेलेबल नहीं है। एड इस फंक्शन में 1 GB मंथ ऑफ इन्वोकेशन डे, मतलब 1 GB तक का आप इसमें क्लाउड फंक्शन जो है उसको होस्ट कर सकते हो। देन आपका इसमें अराउंड 1 मिलियन है, इसको इन्वोकेशन कर सकते हो मंथ में। रियल टाइम में आप टू 10 कॉन्करेंट यूज़र हो सकते हैं फ्री प्राइसिंग में, मतलब 10 यूज़र हो सकते हैं एक डाटाबेस के ऊपर, लेकिन इसमें जो होगा आपका सुपरबेस में उसमें अनलिमिटेड हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो स्लाइड ख़त्म हो गई, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। मतलब आप लोग मेरे से पूछते हो कि सर कौन सा यूज़ करें, कौन सा अच्छा होता है, तो अगर मैं अपना रिव्यू दूँ दोनों के ऊपर तो वो ये है कि देखो, अगर आपने शुरू से फायरबेस इस्तेमाल किया, जैसे मैं हूँ, मैंने फायरबेस शुरू से इस्तेमाल किया है, तो मुझे फायरबेस अच्छा लगता है क्योंकि मैं इसका UI समझता हूँ, मैं इसकी फीचर समझता हूँ, कैसे इंटीग्रेट करते हैं उसे समझता हूँ। और सुपर बेस मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया तो सुपर बेस मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, मतलब मुझे कुछ ऐसा ऐप बनाना है जो फायर बेस से नहीं पॉसिबल है, तो मैं सुपर बेस पे शिफ्ट हो जाऊँगा। तो हमेशा आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाटा बेसेस चूज़ करना, ठीक है। आप ऐसे डाटा बेस चूज़ करना जो आपको सब फीचर्स दे दे। ऐसा ना हो कि यार आपने कोई ऐसा डाटा बेस चूज़ कर लिया जहाँ पे ये फीचर कम पड़ रहा है, ये वाला फीचर कम पड़ रहा है, तो फिर आपको शिफ्ट होना पड़े। तो ये ऐसा मत करना, आप एक बार दोनों डाटाबेस को देखो और अपने आइडियाज़ से मैच करो कि आपको क्या चाहिए, आपके प्रोजेक्ट के लिए क्या चाहिए। देन उसके बाद आप चूज़ कर सकते हो फायरबेस या सुपरबेस में।
तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई होगी तो एक बार कमेंट करके बता देना। वैसे मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ रेगुलरली। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। सबसे पहले हम लोग आएंगे अपने फ्लटर फ्लो पे। हम अपने फ्लटर फ्लो पे आ गए। अब हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट न्यू का प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेमो प्रोजेक्ट करता हूँ, ठीक है, और क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक करता हूँ मैं। ये हो गया। जब आप क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाएगा। पहले ये फ्लटर फ्लो में ऐसा नहीं आता था, लेकिन अब जब से ये अपडेट आया है तब से ये ऐसा दिखाने लगा है। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट नेम लिखना है, आप अपने ऐप का नाम दे सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे पैकेज नेम देना है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जो पैकेज नेम होता है वो एक तरह से यूनिक नाम होता है आपके ऐप का। अगर कोई भी पैकेज नेम इस नाम से मैच करेगा, जो आप यहाँ पे पैकेज नेम डाल रहे हो, अगर वो प्ले स्टोर में किसी भी नाम से मैच करेगा तो आपका ऐप जो है वो अपलोड नहीं होगा। तो इसको हमेशा यूनिक रखना। और यूनिक रखने का सबसे अच्छा काम ये होता है कि आप यहाँ पे अपना जो डोमेन नेम लिए हो, ठीक है, उस डोमेन नेम को यहाँ पे रख दो, क्योंकि जो आपका डोमेन नेम होता है ना वो बहुत ही यूनिक होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना डोमेन नेम रख सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे लिख दो डेमो प्रोजेक्ट, ठीक है, डेमो प्रोजेक्ट कर दो आप। देन सेलेक्ट थीम करना है, यहाँ से आपको यहाँ पे अपना थीम चूज़ कर सकते हो। अगर आपको वेब इनेबल करना तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे फायरबेस नहीं मिलता था, लेकिन अब आप यहाँ से सीधे अपना फायरबेस इंटीग्रेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देन नेक्स्ट स्टेप में आता हूँ। देखो, पहले आपको क्या करना पड़ता था, आपको यहाँ पे फायरबेस की प्रोजेक्ट आईडी डालनी पड़ती थी, लेकिन आप चाहो तो यहाँ से सीधे फायरबेस का जो प्रोजेक्ट है उसे क्रिएट कर सकते हो। करना क्या है, यहाँ से आपका प्रोजेक्ट नेम रखना है, फायरबेस प्रोजेक्ट रीजन चेक चूज़ करना है, मतलब जो आपका क्लाउड स्टोरेज का रीजन होगा, उसके बाद डाटा का जो रीजन होगा वो चूज़ करना है। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि आप रीजन उसी को चूज़ करना जो आपकी सबसे नियरेस्ट हो, मतलब जो आपके यूज़र ट्रैफिक के सबसे नियरेस्ट में हो। तो मैं इंडिया में हूँ फ़िलहाल में, तो फिलहाल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपका एशिया साउथ 1 का मुंबई का, ठीक है। देन साइन इन विद गूगल करना आप यहाँ से। आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ईमेल आईडी डालने के बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ही आप साइन इन कर लोगे तो कुछ इस तरह से दिखाएगा, जहाँ पे बताएगा कि प्रोजेक्ट तो आपका क्रिएट हो रहा है, 3 से 5 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। तो अगर कोई इशू आता है, देखो इशू अभी आ गया है तुरंत, तो इसमें इशू कुछ अननोन एरर दिखा रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अपने फायरबेस पे सीधे चलता हूँ, ठीक है। फायरबेस पे सीधे चलता हूँ मैं यहाँ पे, और गो टू कंसोल करता हूँ, देखता हूँ क्या हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है क्या। नहीं, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट नहीं हुआ है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे सीधे हम लोग यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें आपको एक तरह से आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं फायरबेस के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना है, जो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे डेमो प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। हम डेमो प्रोजेक्ट कर लेते हैं इसको। डेमो प्रोजेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद ये आपका एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जिससे आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है दूसरे प्रोजेक्ट से। जैसे आपका प्रोजेक्ट आईडी हो गया ये। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेमो प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। डेमो प्रोजेक्ट 1 2 3 5 तक कर देता हूँ, ठीक है। इसमें अभी ये है अभी, ठीक है, मतलब कोई किसी और ने लिख रखा है इसको। तो एक काम करते, कुछ भी लिखता हूँ, या एक काम करें यहाँ पे ओके प्रोजेक्ट आईडी में कंटेन नंबर लेटर्स एंड हाइफन्स, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, क्रिएट हो जाएगा हमारा ये। और सेव करते हैं इसको, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन पूछेगा कि क्या मैं गूगल एनालिटिक को ऑन कर दूँ। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया है गूगल एनालिटिक क्या करता है। एक तरह से ये आपका जो यूज़र है ऐप पे, उसकी लोकेशंस, उसका परफॉर्मेंस, उसका इंटरेक्शन ऐप के ऊपर, ये सारी चीज़ को कलेक्ट करके आपको डाटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आप इसको, मैं रिकमेंड करूँगा इसको आप ऑन करके रखना, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका यूज़र क्या कर रहा है ऐप पे, आपका यूज़र कहाँ से आ रहा है, कितने डाउनलोड्स हो रहे हैं, कितनी ट्रैफिक आ रहा है, कितने लाइव यूज़र हैं, ये सारी चीज़ें बताएगा। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद ये गूगल एनालिटिक का एक अकाउंट मांगेगा, जिसको आप यहाँ पे क्रिएट न्यू डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे नाम दे दो, जैसे मैं कर देता हूँ डेमो, ठीक है, और सेव कर दो। अब ये पूछेगा कि ये जो आपने अकाउंट क्रिएट किया है उसका लोकेशन क्या होगा, मतलब एनालिटिक जो होगा, जो डाटा स्टोर होगा एनालिटिक का, उसका लोकेशन क्या होगा। तो यहाँ पे आप सीधे कर दो इंडिया मान लो, ठीक है।
यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ आई एक्सेप्ट और क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग। थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोजेक्ट क्रिएट होने में। ये आपका प्रोजेक्ट जो था वो क्रिएट हो गया है। देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें सीधे आना है यहाँ पे और प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर आना है। देन आना है यूजर्स एंड परमिशन में। यहाँ पे आपको ऐड मेंबर करना है। मेंबर में क्या लिखना है, फायरबेस, सॉरी शायद फ्लटर फ्लो, नहीं ये सही है, मैं सही लिख रहा था, फायरबेस, ठीक है, @ फ्लटर फ्लो .io, ठीक है। उसके बाद देना है इसको, आप एडिटर का रोल दे दो, ठीक है। डन करते हैं, यहाँ पे ऐड मेंबर कर देता हूँ। यहाँ तक हो गया। यहाँ के बाद क्या करना है, हमें जनरल में आना है। जनरल में आने के बाद हम लोग सीधे लेंगे प्रोजेक्ट आईडी अपना, इसको करेंगे यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे करेंगे पेस्ट और कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये देखो आपका जो प्रोजेक्ट था वो कनेक्ट हो गया है। कभी कभी यहाँ पे एक इशू आ जाता है, कनेक्ट नहीं हो पाता, तो आप चेक कर लेना जो आपने यहाँ पे यूज़र परमिशन डाला है वो एडिटर में है या नहीं है, या तो कोई और रोल्स यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। बस कंफर्मेशन ये कर लेना कि ये वाला जो ईमेल आईडी है ये है या नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे ऑटो जनरेट कॉन्फ़िगर फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पैकेज नेम मांगेगा, जो हमने शुरू में डाला था सेम वही चीज़ यहाँ पे है। देन हम लोग प्रोजेक्ट निकनेम हो गया और जनरेट फाइल्स कर देते हैं। ये जो फाइल जनरेट हो रही है ये आपकी एक कॉन्फ़िगर फाइल होती है, ठीक है, जो हर एंड्रॉयड iOS के लिए नेसेसरी होती है, ठीक है। जैसे देखो आपके यहाँ पे आपका एचडीके सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल है वो सारी चीज़ डाउनलोड हो गई हैं। और इस फाइल के अंदर जो होता है, जो गूगल सर्विस .json की फ़ाइल है, इसमें आपके फायरबेस का पूरा डाटा होता है। मैं दिखा देता हूँ इसको। मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको अगर ओपन करूँ, ये देखो आप, ये जो आपका फ़ाइल है उसके अंदर आपका प्रोजेक्ट नंबर हो गया, प्रोजेक्ट आईडी हो गई, स्टोरेज बकेट आईडी हो गई, ठीक है, मोबाइल ऐप एचडीके हो गया, ये आपका पैकेज नेम हो गया। मतलब एक तरह से पूरा डाटा होता है आपके फायरबेस का, मतलब उस फायरबेस, उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के फायरबेस का, ठीक है। अब फिर से हम लोग आते हैं फ्लटर फ्लो ऐप में। तो ये जनरेट हो गया है और यहाँ पे आपका कुछ ऑप्शन देगा जो होगा आपका इनेबल ऑथेंटिकेशन का, ठीक है। अगर आप इसको इनेबल कर दोगे तो आपके ऐप के अंदर ऑथेंटिकेशन जो फीचर होता है, ऑथेंटिकेशन मतलब अकाउंट क्रिएट करने का, साइन इन करने का या लॉगिन करने का जो फंक्शन होता है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उसके नीचे आता है आपका क्रिएट यूज़र कलेक्शन का। मतलब अगर आप चाहते हो कि यूज़र कलेक्शन अपने आप क्रिएट हो जाए, मतलब जैसे आपको जाके यहाँ से, मतलब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपको जाके यूज़र कलेक्शन क्रिएट ना करना पड़े, इसलिए ऑटोमेटिकली आप चाहोगे तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र कलेक्शन का मतलब एक तरह से एक कलेक्शन क्रिएट कर देना यूज़र्स के फील्ड के लिए, मतलब यूज़र जहाँ पे अपना नाम लिख सकता है, ईमेल आईडी दे सकता है, वो सारी चीज़ें। और सेलेक्ट इनिशियल पेज है, मतलब आपका जो यूज़र होगा किस पेज पे सबसे पहले आएगा, जैसे ये आपका ऐप ओपन होता है। तो यहाँ पे हम क्रिएट ब्लैंक करके एक होम पेज दे देते हैं, ठीक है। होम पेज कर देता हूँ मैं इसको और क्रिएट पेज करते हैं। वैसे होम पेज ऑलरेडी है यूज़ में, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे सिर्फ होम लिखते हैं और क्रिएट पेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल पेज हो गया। देन स्टार्ट बिल्डिंग पे मैं क्लिक करता हूँ। अभी मैं जो यूज़र वाला चीज़ बता रहा था वो यहाँ से आएंगे, ठीक है। अगर आपने वहाँ से ऑटोमेटिकली वाला किया होगा तो यहाँ पे अपने आप यूज़र कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा, लेकिन अभी हमने नहीं किया था इसलिए यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है। सेटिंग में आएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करके आप कलेक्शन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेटिंग में आते हैं, देन आते हैं फायरबेस के अंदर, ठीक है। फायरबेस के अंदर आप कुछ चीज़ें देखोगे, जैसे आपका हो गया फायरबेस स्टोरेज। फायरबेस स्टोरेज एक तरह से सर्विस है आपकी फायरबेस की, जो आपकी मीडिया फाइल्स को स्टोर करता है। जैसे आपका फ़ोटोज़ हो गया, वीडियोज़ हो गए, PDF हो गया और बहुत सारी चीज़ें वो स्टोर करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ रूल्स होता है कि किस तरह से उसे स्टोर करना है, किस तरह से स्टोर नहीं करना है। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो मैनेज आउटसाइड ऑफ फ्लटर फ्लो, तो इसका मतलब होगा कि जो आपका फाइल स्टोर का रूल है वो आप खुद से मैनेज कर रहे हो, उससे आप कर रहे हो यहाँ से मैनेज। आपको आना है बिल्ड में, फिर स्टोरेज में आना है, ठीक है। स्टोरेज में आने के बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। आप यहाँ से इसको मैनेज कर रहे हो, ठीक है, मैनुअली मैनेज कर रहे हो। अभी मैं फायरबेस स्टोरेज पे नहीं जा रहा हूँ, सीधे मैं यहाँ पे सेटअप करके तब वहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बंद करते हैं। तो उसके बाद नीचे आपका क्या आता है, मेक यूज़र अपलोड प्राइवेट, मतलब जो भी यूज़र अपलोड कर रहा है आपके ऐप पे उसे प्राइवेट रखना है, तो आप इसको ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आपको एक चीज़ दिखाएगा यहाँ पे, देखो जैसे मैंने ऑन किया यहाँ पे कुछ कोड में चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग देखते हैं क्या है ये और कैसा चेंज हो रहा है ये।
तो सबसे पहले एक तरह से जो ये आपका लिखा हुआ है ना, एक तरह से ये रूल्स लिखे हुए हैं किस तरह से आपका जो फाइल स्टोरेज में जो चीज़ें अपलोडेड है उसे किस तरह से यूज़र एक्सेस कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा क्या गया है कि अलाउ रीड राइट इफ़ फॉल्स। ठीक है, मतलब जो भी आपका रीड राइट है सब फॉल्स है फिलहाल में। अब क्या करें, यहाँ पे क्या लिखा गया, मैच यूज़र, मतलब यूज़र कलेक्शन के अंदर यूज़र आईडी लेगा। ठीक है, ऑल पाथ अलाउ इफ़ रिक्वेस्ट ऑथ डॉट यूज़र यू आई डी इक्वल टू यूज़र आई डी। मतलब अगर आपका जो यूज़र है उसकी जो यू आई डी है वो मैच करती करंट यूज़र की आई डी से, तभी ये आपको एक्सेस देगा। मतलब ये एक्सेस तब देगा जब आपका वही यूज़र अपना ही चीज़ लेने की कोशिश कर रहा है। मान लो आपके ऐप में 2 यूज़र हैं, ठीक है, पहले की आईडी 1 है और दूसरे वाले की आईडी 2 है। अगर 1 आईडी वाला अपना ऐप ओपन कर रहा है तो उसमें जो चीज़ें उसने अपलोड की है उसी को बस दिखेंगी, वो यूज़र 2 को नहीं दिखेगी। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट ऑथ डॉट यू आई डी जो होगी बराबर होगी करंट यूज़र आई डी से, तभी उसको दिखेगा, नहीं तो ये नहीं दिखेगा। ठीक है, अलाउ राइट इन क्या है कि अगर जो सेम चीज़ मैंने बताया कि अगर जो आपका यू आई डी होगा यूज़र आई डी से मैच करेगा तभी उस पर वो अपलोड कर सकता है, नहीं तो अपलोड नहीं कर सकता है। ठीक है, और हम इसको अगर क्लिक करेंगे डिप्लॉय पे और यस करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा डिप्लॉय होने में। ये थोड़ा सा एरर क्यों दिखा रहा है मैं देख लेता हूँ। ओके, हमने यहाँ पे फायर बेस स्टोरेज जो है उसको हमने सेटअप नहीं किया हुआ है, तो इसको मैं बाद में देखता हूँ। ठीक है, देन आते हैं एडवांस सेटिंग पे। एडवांस सेटिंग में क्या है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा आपका क्लाउड फंक्शन रीजन क्या है आपका। मतलब जो भी आप क्लाउड फंक्शन डिप्लॉय करोगे अपने ऐप के ऊपर, अपने फायर बेस के ऊपर, उसका रीज़न क्या होगा। क्लाउड फंक्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो अपने आप ऐप में ना रन करके क्लाउड पे रन करते हो। ठीक है, जैसे आपका स्ट्राइप पेमेंट हो गया, या तो फिर आप कहीं से कॉल बैक ले रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको क्लाउड फंक्शन में रन करनी पड़ती है, जिसका मैं प्रॉपर वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। देन आते हैं रिमोट कॉन्फ़िगर पे। ठीक है, अगर आपको रिमोट कॉन्फ़िगर लेना है अपने ऐप के अंदर, इसको हम लोग ऑन कर देंगे। तो आज वाली वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आप रिमोट कॉन्फ़िगर काम में अपने ला सकते हो। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए ऑन कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास कोई भी रिमोट कॉन्फ़िगर है नहीं यहाँ पे, तो उसको हम लोग रहने देते हैं जैसा है। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल करते हैं। क्रैशलिटिक्स में आते हैं, आप इसको भी ऑन कर दो, जो आपका मॉनिटर करता रहेगा ऐप अगर कोई क्रैशेज आते हैं तो। देन ऐप चेक में आएंगे, इसको भी हम लोग कर देते हैं यहाँ पे ऑन। ठीक है, यहाँ पे आपको रिकैप्चा की साइट की ऑप्शनल है सारी चीज़ें, ये आपको देने की ज़रूरत नहीं है। देन आपको ये प्ले एंड्रॉयड प्रोवाइडर एपीके डाउनलोड जो करना है वो प्ले इंटीग्रिटी में ही करना है, क्योंकि अभी रिसेंटली में प्ले स्टोर ने एक अपडेट दिया था, जितने भी ऐप आपके प्ले इंटीग्रिटी के अंदर आ रहे हैं सिर्फ वही ऐप अपडेट हो सकते हैं और वही सिर्फ ऐप पब्लिश हो सकते हैं प्ले स्टोर पे। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि प्ले इंटीग्रिटी पे ही रहे। देन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग भी हम यहाँ से कर देंगे ऑन। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपका ऑन ही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या क्या चीज़ें हैं। ऐप चेक मैंने आपको बता दिया था ना कि क्या होता है ये। जैसे आपकी ऐप पे अगर कोई फेक ट्रैफिक आता है, या तो कोई बॉट है या तो कोई हैकर अटैक कर रहा है, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो उसमें आपको यार कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपने आप सब कुछ प्रिवेंट करता रहता है फायरबेस आपका। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो हमारी सबसे बड़ी चीज़ होती है फायरबेस में, वो होती है ऑथेंटिकेशन की। ऑथेंटिकेशन में हम आते हैं और इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ से ऑन। अब ऑथेंटिकेशन जब आप ऑन कर दोगे तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ मिलेगा, फायरबेस मिलेगा, सुपरबेस मिलेगा और कस्टम मिलेगा। तो आप सीधे फायरबेस कर लो। ठीक है, एंट्री पेज आपको रखना पड़ेगा कि आपका अगर यूज़र लॉग इन नहीं है, मतलब या क्रिएट अकाउंट नहीं है, लॉग्ड इन नहीं है, तो उसे कौन सा पेज दिखाना है। होम पेज अगर हमको दिखाना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे होम पेज दिखा सकते हैं। अगर लॉग्ड इन है तो कौन सा पेज दिखाना है उसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने दोनों सेम करोगे तो यहाँ पे आपको इशू दिखाएगा कि ये दोनों पेज एक नहीं होने चाहिए, तो आपको यहाँ पे एक नया पेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं ऑथेंटिकेशन पे नहीं जाऊँगा और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से बंद। ठीक है, ये हो गया आपका फायरबेस। मतलब वापस आते हैं, वापस आने के बाद अब ये आपका फायरबेस फिल्टर फ्लो का जितना भी कनेक्शन होता है, जो जो चीज़ें होती है मैंने आपको सब बता दी हैं। वैसे एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं जो यहाँ पे है। ठीक है, इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, एक कलेक्शन क्रिएट कर देता हूँ जैसे यूज़र का। ठीक है, क्रिएट कलेक्शन करते हैं और यस कर देते हैं इसको। अब सेटिंग्स में हम लोग आएंगे। ठीक है, सेटिंग्स में आप देखोगे यहाँ पे आपका कुछ फायर स्टोर सिक्योरिटी रूल्स होते हैं। मतलब कि आपका जो आपने जो कलेक्शन बनाया है, जो इसमें डाटा स्टोर होगा, उसे किस तरह से
लोग एक्सेस कर सकते हैं, उस चीज़ का सिक्योरिटी रूल्स होता है। और एक तरह से ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल चीज़ होती है आपके ऐप के लिए, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी इशू आएगा तो किसी का भी डाटा कोई भी एक्सेस ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ बताऊँगा, आप ध्यान से सुनना इसको। सबसे पहले आपका रहेगा कलेक्शन नेम, ठीक है, मतलब जो भी आपने कलेक्शन यहाँ पे क्रिएट करके रखा है उसका नाम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे रहेगा फंक्शन क्रिएट का। क्रिएट मतलब इसके अंदर कोई भी लिख सकता है, ठीक है। क्रिएट का मतलब होता है लिखना, उसके अंदर कुछ अपलोड करना या उसके अंदर कोई डाटा क्रिएट करना, ठीक है। रीड का मतलब होता है रिट्राइव करना। रीड का मतलब जब आप पढ़ते हो डाटा तो उसी चीज़ को आप रिट्राइव करते हो, तो रीड मतलब होता है पढ़ना। राइट मतलब होता है, ठीक है, राइट का मतलब होता है जो चीज़ लिखी हुई है उसको अपडेट करना, ठीक है। देन होता है डिलीट। डिलीट का मतलब समझ रहे हो, उसको हटा देना, ठीक है। और यहाँ पे जो ये आइकॉन है ये दिखाता है कि जो इसमें डाटा स्टोर है वो प्राइवेट है, मतलब उसे प्राइवेट डाटा है या सेंसिटिव डाटा कोई रखा हुआ है, जैसे आपका ईमेल एड्रेस हो गया, पासवर्ड हो गया, या तो आपका कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं प्राइवेट होती हैं, ठीक है। देन ये होता है कि अगर आप चाहते हो कि इस फील्ड को हम लोग एक्सक्लूड कर दें सिक्योरिटी रूल से, तो आप इस पर क्लिक करके ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर ये आप ऑन करते हो, जितने भी यूज़र अगर इसके अंदर हैं, ठीक है, अगर वो अपना आईडी रीड करते हैं आपके ऐप के ऊपर से, तो जितना भी कलेक्शंस क्रिएट हुआ है, जितना भी रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है इस कलेक्शन के अंदर, वो सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको, बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको ऑन कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग आते हैं क्रिएट पे, बाद आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है आपका, क्रिएट में आप एवरीवन कर सकते हो। एवरीवन का मतलब कि कोई भी इसमें डाटा अपना क्रिएट कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो साइनिंग है या नहीं है, ठीक है। और ऑथेंटिकेटेड यूज़र कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, जितना भी जो भी आपका यूज़र इसमें अकाउंट क्रिएट करेगा या तो डाटा क्रिएट करेगा, उसे लॉग इन होना चाहिए, मतलब उसका अकाउंट फायरबेस पे होना चाहिए, ठीक है। फायरबेस पे अकाउंट का मतलब वो क्रिएट अकाउंट करके ऑथेंटिकेशन करके ही आपका कर सकता है, यहाँ पे क्रिएट कर सकता है डाटा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका टैग्ड यूज़र। टैग्ड यूज़र मतलब जो इसके अंदर टैग है, जैसे यूज़र 1 है और यूज़र 2 है। अगर यूज़र 1 यूज़र कलेक्शन के अंदर टैग किया गया है, मतलब उसके साथ रखा गया है उसे, तभी वो कर सकता है, नहीं तो वो कर नहीं सकता है, ठीक है। और सेम चीज़ इसमें भी इम्प्लीमेंट होती है, ठीक। आप राइट को अगर एवरीवन कर दोगे तो कोई भी राइट कर सकता है, और डिलीट को आप एवरीवन करोगे तो कोई भी डिलीट कर सकता है इस चीज़ को, ठीक है। अगर आप इसको बंद कर दोगे तो ये एक तरह से प्राइवेट डाटाज नहीं रहेंगे, और इसको आप यहाँ से डिप्लॉय कर सकते हो, लेकिन अभी हमारा डिप्लॉय नहीं होगा क्योंकि हमने कोई फाइल स्टोर, क्लाउड फाइल स्टोर यहाँ पे बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग फायरबेस के अंदर। वो सारे वो सारे फंक्शंस हमें डिप्लॉय करने के लिए सीधे आना हमें फायरबेस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे अपने ऑथेंटिकेशन में। अगर हमको ऑथेंटिकेशन अपने ऐप के अंदर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको सीधे कुछ ऐसा दिखेगा, तो आपको आना है यहाँ पे सीधे ईमेल पासवर्ड में, आपको इसको कर देना है इनेबल, ठीक है। मतलब आपका यूज़र जो होगा वो ईमेल एंड पासवर्ड का यूज़ करके साइन इन कर सकता है, और कर देंगे सेव यहाँ से। तो आपकी ऐप के अंदर जो होगा आपका ईमेल साइन इन का ऑप्शन ऑन कर सकते हो, आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो यहाँ पे आके फ्लटर फ्लो के अंदर, ठीक है। अब आते हैं दूसरा हमारे पास है फायर स्टोर डाटाबेस का, ठीक है। तो फायर स्टोर डाटाबेस पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट डाटाबेस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डाटाबेस आईडी जो होगा हमारा वो डिफ़ॉल्ट रहता है, मतलब जो हमारा फायरबेस का आईडी रहता है वो डिफ़ॉल्ट होता है यहाँ पे, और हमको यहाँ पे चूज़ करना है लोकेशन, ठीक है। तो हम लोग लोकेशन ज़्यादातर चूज़ करते हैं मुंबई का, क्योंकि हमारा जो ट्रैफिक होता है वो आसपास का ही होता है, इंडिया के आसपास का। देन करते हैं नेक्स्ट, और यहाँ से जो हमारा प्रोडक्शन मोड है इसको हम कर देते हैं इनेबल। यहाँ पे देखो आपको प्रोडक्शन मोड और जो आपका टेस्ट मोड है वो दोनों अलग अलग है। तो इसमें जो प्रोडक्शन मोड है उसमें ये होता है कि आपका जो ऐप है वो पब्लिक में है, ठीक है, वो चल रहा है, वो प्रोडक्शन मोड में है। और टेस्ट मोड में क्या होता है कि आप अभी अपना जो ऐप है उसे डेवलप कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे दो मोड आप चूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रोडक्शन मोड में, और इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से इनेबल। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, और कभी कभी इसमें इशू भी आ जाता है, तो इस इशू को कैसे सॉल्व करना है उसको भी मैं बता दूंगा अगर वो इशू आता है तो। ये देखो आपका जो अकाउंट, सॉरी, आपका जो क्लाउड फाइल स्टोर था वो क्रिएट हो गया है। अब आप चाहोगे तो यहाँ से आप अपना इसको डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। डिप्लॉय पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपको डिप्लॉय कर देना है, और डिप्लॉय नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये देखो अभी आपका जो चेंजेस होगा वो यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा।
ये रूल्स पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपका ये जो चेंज है 11:46 का है, तो ये देखो सेम टाइम है अभी, तो 11:46 का जो चेंज था वो यहाँ पे आपका आ गया है, ठीक है, और ये भी डिप्लॉयड हो गया है। तो ये डिप्लॉय हो गया आपका। देन आएंगे हम लोग अपने स्टोरेज में, ठीक है, यहाँ पे स्टोरेज है हमारा, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, और गेट स्टार्टेड इसको भी करेंगे, इसको भी प्रोडक्शन मोड पे ऑन करेंगे। देन नेक्स्ट करते हैं। लोकेशन हमारा सेम लोकेशन रहेगा जो आपका फायर बेस का लोकेशन है आपके इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। और क्रिएटिंग डिफ़ॉल्ट बकेट ये क्रिएट कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि बकेट में स्टोर करता है, मतलब जो आपका फायर बेस होता है वो हर चीज़ को एक बकेट के में डिवाइड करता है। मतलब इमेज का अलग बकेट होगा, या तो आप फोल्ड अपने वीडियोस का अलग बकेट बना सकते हो, तो बकेट के हिसाब से आप इसमें स्टोर करते हो और उसको एक्सेस कर सकते हो उसी बकेट का यूज़ करके, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये मिक्स नहीं होने देता बहुत सारी चीज़ों को, समझ में आया। ये थोड़ा सा टाइम ये भी लेता है। उससे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, फायरबेस में आते हैं, और ये जो आपका सिक्योरिटी रूल्स था यहाँ पे हमको इसको डिप्लॉय करना है। तो ये आपका क्रिएट हो गया, और ये आपका रूल्स जो था प्रोडक्शन मोड का वो यहाँ पे आ गया होगा आपके। देन हम लोग इसको करते हैं डिप्लॉय। डिप्लॉय करने के बाद यहाँ करते हैं हम लोग यस, ठीक है। तो इन प्रोग्रेस दिखा रहा है ये देखो आपका जो आपका सिक्योरिटी रूल्स था वो डिप्लॉय हो चुका है। मैं इसको एक बार इस पर आ जाता हूँ, और इस पर आने के बाद यहाँ पे आपको देखो डिप्लॉयड मिलेगा अभी। मैं इसको एक बार कर देता हूँ यहाँ से रिफ्रेश, ठीक है। ये देखो आपका जो सर यहाँ पे था वो सेम चीज़ आपका यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है। फायरबेस में जो आज का टॉपिक था ये वाला चीज़, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। अब आगे हमें क्या देखना था, रिमोट कॉन्फ़िगर है उस चीज़ को देखना था। तो रिमोट कॉन्फ़िगर में लोग आते हैं, ठीक है। रिमोट कॉन्फ़िगर में आएंगे, यहाँ पे आएंगे नीचे, ये मिलेगा आपको रिमोट कॉन्फ़िगर, ठीक है। हम लोग अब आते हैं रिमोट कॉन्फ़िगर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन अगर ऑन यहाँ पे करूँगा तो मुझे यहाँ पे पैरामीटर का नाम देना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट, और डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू दे देता हूँ जो है हाई, ठीक है, और सेव करता हूँ इसको मैं, और यहाँ से मैं कर देता हूँ पब्लिश, ठीक है। पब्लिशिंग चेंज करते हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने फ्लटर फ्लो पे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे सेम पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा जिसको मुझे लिखना पड़ेगा टेस्ट, और डाटा टाइप क्या था, स्ट्रिंग है आपका। उसके बाद ये रहेगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू हाई, और क्रिएट पैरामीटर कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास कोई यूज़र नहीं है, हमारे पास कोई डाटा नहीं है अभी फ़िलहाल में। तो आपको एक कंडीशन देना होता है, उसको आपको यहाँ से देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाओ, ए बी टेस्ट में आ जाओ, यहाँ पे आप कंडीशंस दे सकते हो किस तरह से उसका वैल्यू चेंज करना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग उस चीज़ में नहीं जाते, उतना डीप नहीं जाएंगे, ठीक है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने क्रैशलिटिक्स पे। क्रैशलिटिक्स का मतलब जो मैंने आपको बताया था कि आपके अगर ऐप में कोई भी इशू आता है, या आपका ऐप अगर क्रैश करता है, तो उसमें वो दिखा देगा। मैं चलता हूँ अपने पुराने प्रोजेक्ट में, ठीक है, जो मेरा अभी ऐप मतलब मार्केट में है, रन कर रहा है, मैं उस प्रोजेक्ट पे चलता हूँ, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट पे आने के बाद आप यहाँ पे इस चीज़ देखोगे, यहाँ पे हमारे पास है क्रैशलिटिक्स का है, ठीक है। इसलिए आएंगे तो जब भी ऐप ने क्रैश किया है, ठीक है, इसे देखो 59 क्रैशेस हुए हैं 9 यूज़र के, और क्रैश कहाँ पे हुआ है ये चीज़ आपको दिखा रहा है कि इस जगह पे ये क्रैश हुआ है। और उसके बाद सबसे मेन चीज़ ये है कि लाइन के साथ बताता है कि .639 जो लाइन है, और किस पेज में है ये पेज भी आपको बताएगा। सो ऑल 39 थ्रेड्स देखोगे आप, ये अभी आपको देखो यहाँ पे एक पेज बताएगा कि कहाँ पे ये हो रहा है। टेक्स्ट फॉर्मेट में आते हैं, ये है आपका क्रैशलिटिक्स का, ये नल वैल्यू कोई आई है वहाँ पे इसने क्रैश किया है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पूरा डिटेल मिलता है। इस चीज़ की मैं वीडियो प्रॉपर एक बना दूंगा, क्रैशलिटिक्स को कैसे देखते हैं, कहाँ से कैसा देखना होता है, क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें। देखो जो आपका पेज का नाम था वो ये चीज़ है, ठीक है। ये हो गया आपका क्रैशलिटिक्स का। यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट करेंगे। कलेक्शन क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा। जैसे मैं डालता हूँ यूज़र का, USER, यूज़र क्रिएट करते हैं, और ये एक तरह से देख लेगा कि ठीक है, आप लगता है कि यूज़र का फील्ड जनरेट कर रहे हो, तो क्या आप चाहते हो कि मैं पहले ही से सारा फील्ड डाल दूँ यूज़र का।
तो अगर आप यहाँ पे यस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आप जितने भी फील्ड हैं यूज़र की उसे डाल देगा, नहीं तो यहाँ पे नो थैंक्स कर सकते हो। यहाँ पे मैं यस करता हूँ, लेकिन आप लोग को पता नहीं चलेगा कि डाटा टाइप क्या होता है, ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं नो थैंक्स करता हूँ यहाँ से। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करते हैं और यहाँ पे मैं फील्ड नेम डालता हूँ जैसे नेम हो गया। और डाटा टाइप के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है। तो यहाँ पे डाटा टाइप में आप चूज़ कर लो स्ट्रिंग, लेकिन नाम जो है आपका वर्ड होता है इसलिए उसको स्ट्रिंग कर सकते हो आप। यहाँ पे आते हैं, देखते हैं वार्निंग आ रही है, फाइल स्टोर रूल्स नॉट डिप्लॉयड। ओके, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे फाइल स्टोर रूल्स थोड़ा सा बाद में देखते हैं, पहले ये बनाते हैं हम लोग। नेम हो गया। यहाँ पे जो आप फील्ड क्रिएट करोगे वही आपकी फील्ड जो होगी यहाँ पे जो फाइल स्टोर डाटाबेस है वहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे भी मैं क्रिएट डाटाबेस कर देता हूँ और इसको भी हम लोग प्रोडक्शन मोड में ही रखते हैं, देखते हैं कि इसको ये डिप्लॉय होता है कि नहीं होता है। वैसे ये तो हो जाना चाहिए, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है ये। नेक्स्ट करते हैं। लोकेशन हमें क्या रखना है, इनेबल कर देते हैं, यूनाइटेड स्टेट जो भी था हम लोग का, हम लोग कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं इसमें। और ये क्रिएट कर रहा है अननोन कैन नॉट इनेबल फायर स्टोर फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है कोई बात नहीं, ये एक्चुअली इनेबल हो गया होगा। एक बार मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। चलो कोई बात नहीं, गो टू क्लाउड कंसोल। ओके, यहाँ पे आते हैं और ये जो आपका फायरबेस का जो ये था ये ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। डाटाबेस प्रीव्यू, ओके, मल्टीपल डाटाबेस प्रीव्यू इज अवेलेबल। ये रहा आपका डिफ़ॉल्ट डाटाबेस, इस पर क्लिक करते हैं। स्विच टू नेटिव मोड करते हैं, स्विच मोड्स करेंगे यहाँ पे, ठीक है, गॉट इट करते हैं और क्लोज कर देते हैं इसको, ठीक। अब मैं फिर से यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद आपका ये चीज़ क्रिएट हो गया है। देखो ये बहुत रेयर केस होता है कि नहीं होगा आपसे पहली बार में, जैसे मैं किया हूँ वो सारा स्टेप जब फॉलो कर लोगे तो हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट ही क्रिएट हो जाता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। जिस तरह से मैंने आपको बताया ना, ए बी टेस्टिंग होती है, मतलब 50% यूज़र को कुछ और दिखाना है, 50% यूज़र कुछ और दिखाना है, तो वो सारी चीज़ें फायरबेस या गूगल भी हम लोग के साथ टेस्ट करता रहता है, तो ये नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अगर कभी भी ऐसा इशू फेस हो तो आप लोग मेरे को कमेंट में बता देना। वैसे भी ये आपको इशू नहीं फेस होगा जब आप पहली पहली बार बनाओगे तो, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, इसको बंद करता हूँ। एक बार स्टोरेज का मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, हो सकता है एक इशू रिजॉल्व हो गया हो। मैं यहाँ पे आता हूँ सेटिंग में और फायरबेस पे आने के बाद इसको डिप्लॉय करता हूँ, यस करते हैं इसको। ओके, ये इशू जो था हमारा रिजॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब आपका ये ईज़िली जो है डिप्लॉय हो गया। फिर से इसमें आते हैं हम लोग और यहाँ पे हम लोग को फाइल स्टोर रूल्स डिप्लॉय करने हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, ये कलेक्शन होगा आपका, मतलब जो आप यहाँ पे कलेक्शन जो क्रिएट कर रहे हो वही कलेक्शन आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आप किस तरह से परमिशन देना चाहते हो अपने यूज़र को। जैसे यूज़र कलेक्शन के अंदर, मतलब यूज़र डाटाबेस के अंदर कौन लोग क्रिएट कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, या ऑथेंटिकेटेड यूज़र कर सकते हैं, या टैग्ड यूज़र कर सकते हैं, या कोई नहीं। ऑथेंटिकेटेड मतलब जो लोग हमारे ऐप पे लॉगिन है या साइंड इन है, ठीक है। टैग्ड यूज़र मतलब जो इस कलेक्शन के अंदर आते हैं वो लोग कर सकते हैं, या नो वन मतलब कोई नहीं। तो हम एवरीवन करते हैं। राइट कौन कर सकता है, एवरीवन, अभी के लिए एवरीवन कर देते हैं। डिलीट कौन कर सकता है, एवरीवन। और ये आपका क्या है कि ये प्राइवेट डाटा है या नहीं है इसके लिए दिया हुआ है। मतलब अगर आपका कोई डाटा ऐसा है जो आप सेंसिटिव डाटा, जैसे कार्ड इन्फॉर्मेशन हो गई या यूज़र का इमेज हो गया, ये सारी चीज़ें प्राइवेट डाटाज होती हैं, तो आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हमें ज़रूरत नहीं, इसलिए हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और ये है इफ़ कलेक्शन शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रूल जनरेशन, मतलब आप अगर चाहते हो कि ये जो कलेक्शन है आपका इसमें कोई रूल ना लगे, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। और ये जो चीज़ है ये आपका है इफ़ डॉक्यूमेंट शुड बी डिलीटेड फ्रॉम द कलेक्शन व्हेन टैग्ड यूज़र इज डिलीटेड, मतलब अगर इसके अंदर जो यूज़र है, ठीक है, जो इसके अंदर मतलब यूज़र ने अपना आईडी क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर यूज़र का कलेक्शन है, अगर वो डिलीट हो तो कलेक्शन भी डिलीट हो जाए, मतलब यूज़र का पूरा डाटा डिलीट हो जाए। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके लिए आपको डिलीट रूल भी डालना पड़ेगा। ओनली अप्लीकेबल विद टैग्ड यूज़र, मतलब अगर यहाँ पे आपका कोई टैग्ड यूज़र है तभी यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, नहीं तो आपको आप इसको इनेबल नहीं कर सकते हो। यहाँ से हम सिंपली डिप्लॉय करते हैं
टैग्ड यूज़र जो डिलीट वाला चीज़ है उसका मैं बाद में आपको बताऊँगा। यहाँ से डिप्लॉय करता हूँ इसको। ये सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया है। अब डिप्लॉय होने के बाद कहाँ गया मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे आप इसमें आ जाना रूल्स में। रूल्स में आने के बाद ये देखो आपका ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। ये सेम चीज़ जो है आपकी डिप्लॉय हो चुकी है। यहाँ तक समझ में आया आपको? ये आपका नेम हो गया। अब हम लोग अपने पहले फंक्शन पे आते हैं जो हम लोग को करना है क्रिएट का। मतलब अब हम लोग को एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। मैं एक रो ले लेता हूँ यहाँ से और सिंपली यहाँ पे 10 की पैडिंग देता हूँ। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड डालते हैं, टेक्स्ट फील्ड रहेगा ये। उसके बाद ये रहेगा हमारा यहाँ पे बटन, बटन डालता हूँ। इसको हम लोग करते हैं यहाँ से थोड़ा सा आउटलाइन। ये हो गया, बटन है। यहाँ पे हम लोग क्लिक करके क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे क्रिएट, ठीक है। क्रिएट हो गया है। लेबल हियर हो गया, ठीक है, क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक्शन बनाएंगे एक, और आएंगे बैकएंड या डाटाबेस में, फायर स्टोर। देन यहाँ पे करेंगे हम लोग क्रिएट डाटा, सॉरी क्रिएट डॉक्यूमेंट है कलेक्शन जिसमें हमें क्रिएट करना है। उसके बाद ऐड फील्ड कर देंगे। फील्ड में क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू कहाँ से लेना है हम लोग को, फ्रॉम वेरिएबल से, मतलब एक वेरिएबल से लेना है। और ये जो स्पेसिफिक वैल्यू, मतलब अगर स्पेसिफिक वैल्यू आप कर दिए हो तो यहाँ पे जो वैल्यू इंटर होगी सिर्फ वही आके स्टोर होगी, नहीं तो दूसरा कुछ और स्टोर नहीं होगा। यहाँ तो हम लोग फ्रॉम वेरिएबल करते हैं और यहाँ पे आते हैं वेयर स्टेट में, देन टेक्स्ट फील्ड में आते हैं। उसके बाद इसको कर देते हैं हम लोग सेव, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग बार टेस्ट करके देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। इसको मैं कट कर देता हूँ, मैं दूसरी आईडी पे चला रहा हूँ, तो एक काम करते हैं इसको इधर कर देता हूँ छोटा सा। ओके, ये हो गया। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा टेस्ट होने में। हमारा ऐप जो है वो बिल्ड हो चुका है और यहाँ पे रन होने के लिए तैयार है। तो हम लोग देखते हैं इसको अपडेट करके कि अपडेट होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ श्रेयांश, ठीक है, मेरा नाम है। तो इसको मैं लिख देता हूँ और क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्रिएट हो चुका है। और फिर से आता हूँ मैं किस में, फायरबेस में आता हूँ, डाटाबेस जो है इसका। और ये देखो आपका यूज़र और एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है जहाँ पे मेरा नाम श्रेयांश जो था वो एंटर हो चुका है। अब ये तो हो गया आपका क्रिएट करने का फंक्शन कंप्लीट, ठीक है। अब इसी चीज़ को आपको शो करना है तो यहाँ से आप एक्शन आउटपुट वेरिएबल नेम भी बना सकते हो। मतलब अब जो ये आपने क्रिएट किया है ना, इसी को ये रिटर्न कर लेगा। मतलब जो वैल्यू इसने भेजी है उसी वैल्यू को ये अपने पास वापस लेगा, दिखाने के लिए कि आपने क्या भेजा है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू बना देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं रिटर्न नेम, ठीक। और मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट इंटर कर देता हूँ। और अगर आपको यूआई का वीडियो चाहिए या तो यूआई डिज़ाइन का वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल पे देख लेना, बहुत सारी यूआई डिज़ाइंस के मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखे हैं। क्योंकि ये सैम्पल वीडियो है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ मैं बता नहीं रहा हूँ। सिंपल क्रिएट, डिलीट, अपडेट, यही सारी चीज़ें बताऊँगा इसमें। यहाँ पे टेक्स्ट जो था आपका, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मतलब ये फ्रॉम वेरिएबल ले रहे हो आप। और एक्शन आउटपुट में आते हैं, रिटर्न नेम में नेम करना है, ठीक है, नेम शो करना है। इसको मैं सेव करता हूँ, दोबारा आता हूँ मैं यहाँ पे और इंस्टेंट रिलोड करते हैं इसको। रिलोड हो रहा है आपका ये। अगर कभी कभी क्या होता है कि ये रिलोड नहीं होता है सही से तो आपको एक दो बार और रिलोड करना पड़ जाए। बट यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ही दिखा रहा है अभी आपको। मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ श्रेयांश यादव लिखता हूँ, ठीक है। क्रिएट करते हैं। देखो ये आपको अभी कोई चेंज नहीं किया है और यहाँ पे आपका ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट जो था वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे इसलिए चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि ये इसको पता ही नहीं है कि भाई क्या करना है, ठीक है। नेम प्रॉपर्टीज इसमें दिखा दिया, कंफर्म कर दिए हम लोग। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ डाला नहीं गया हम लोग, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पे क्वेरी करते हैं उसके बाद ही डाल देखते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा क्रिएट हो गया, क्रिएट का फंक्शन रेडी हो गया है। और ज़्यादातर ये जो मैंने रिटर्न किया है ना, रिटर्न का काम आपका आता है तब जब आपको कुछ ऐसा चीज़ दिखाना हो जो आपका ऑलरेडी क्वेरी बन चुका है, मतलब आप उसको फैच कर चुके हो। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, एक्शन आउटपुट रिटर्न नेम, ये आपका नेम था। इसी तरह आप जब करोगे तो क्वेरी आउटपुट आप कर सकते हो यहाँ से। जैसे ये मैं क्रिएट करता हूँ इसको तो यहाँ पे आपको कुछ दिखा नहीं रहा होगा, ठीक है।
इसको मैं इधर करता हूँ, छोड़ो इसको। इसमें आते हैं हम लोग। अब व्यू करना है, रीड करना है मतलब हम लोग को डाटा ना। तो रीड करने के लिए मैं सिंपली इसी बटन को डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ नीचे, और टेक्स्ट रखते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे मैं 10 का पैड, इतना पैडिंग दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ डिलीट एक्शन, रिमूव करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट जो था, यहाँ पे मैं करता हूँ रीड डाटा, करते हैं यहाँ से। ठीक है, और रीड डाटा करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके हम लोग एक कलेक्शन बना लेते हैं। यहाँ से एक काम करता है, यहाँ पे मैं क्वेरी कर लेता हूँ कलेक्शन को। देखो, आप दो तरह से डाटा जो है शो कर सकते हो आप इसमें। या तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना दो, बैकएंड क्वेरी ऐड कर दो, या फिर यहाँ यहाँ पे आने के बाद आप एक एक्शन बनाओ कलेक्शन को क्वेरी करने के लिए। यहाँ पे यूज़र में ले लो, सिंगल डॉक्यूमेंट हमें शो करना है। ठीक है, आउटपुट एक्शन वेरिएबल नेम क्या रहेगा, हमारे पास नेम ले लेते हैं। और ये आपका एक्शन क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे आते हैं, ये क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे आने के बाद एक्शन आउटपुट में आते हैं, नेम में आते हैं, नेम कर देते हैं। ठीक है, सेव करता हूँ। और यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमको देना पड़ेगा, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में कर देते हैं हम लोग हाय, कन्फर्म करते हैं और सेव करते हैं इसको। और मैं यहाँ से एक बार रन करता हूँ। ओके, हमारा ऑलरेडी रन हो चुका है, तो ये दोबारा रन नहीं होगा वहाँ से। यहाँ पे आते हैं, अगर ये रन नहीं करता, मतलब अगर ये शो नहीं करता, तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ जो पेज चेंज करके हमें डाटा शो कर सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा ही सही तरीका होता है और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट तरीका होता है वो। चलो हम लोग इसको देख लेते हैं पहले। यहाँ पे मैं करता हूँ हाय और क्रिएट करता हूँ। ठीक है, क्रिएट हो गया है। ये देखो, आपका ये डाटा जो है वो रीड कर चुका है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि ये यही वाला डाटा रीड कर रहा है? हमारे पास तो 3 डाटा पड़े हुए हैं, जैसे देखो ये डाटा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 डाटा पड़ा हुआ है। लेकिन ये पहला वाला ही क्यों शो कर रहा है? क्योंकि हमारी जो डॉक्यूमेंट है ना, उसमें पहला वाला ही दिखा रहा है। तो हमने यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं बनाया है, इसलिए इस तरह से ये दिखा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से डाटा रीड कर दिए, ये भी रीड वाला फंक्शन भी ख़त्म हो गया, मतलब क्रिएट हो गया, रीड हो गया। अब आते हैं अपडेट पे। ठीक, अपडेट के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक और पेज बनाते हैं। यहाँ से मैं यहाँ पे नया पेज बनाता हूँ। मैं चाहूँ तो इसी पेज पे कर सकता हूँ, लेकिन इस पेज पे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं दूसरा पेज बनाता हूँ यहाँ से। सॉरी, यहाँ से क्रिएट होगा ये। यहाँ पे मैं पेज बनाता हूँ अपडेट करने के लिए। ठीक है, क्रिएट ब्लैंक करते हैं, क्रिएट पेज करते हैं यहाँ से। और मैं यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ और डुप्लीकेट करता हूँ इसको, यहाँ पे रखता हूँ नीचे। ये मैं पैडिंग दे देता हूँ अच्छी खासी यहाँ से। ठीक है, अपडेट करते हैं यहाँ पे। ठीक, ये हमारा नेविगेट होगा कहाँ पे जाके, नेविगेट होगा ये अपडेट वाले पेज पे। अपडेट पे आते हैं, इसको अपडेट पेज पे चला जाएगा ये। और अपडेट पेज में क्या करना है, हमें एक पेज पैरामीटर बना लेना है यहाँ से। पेज पैरामीटर में क्या होगा, अपडेट डॉक्यूमेंट रहेगा। और क्या अपडेट करना है, हमें डॉक्यूमेंट रेफरेंस से अपडेट करना है। यूज़र रहेगा हमारा डॉक कलेक्शन टाइप, मतलब किस कलेक्शन का आप रेफरेंस ले रहे हो। कंफर्म करते हैं यहाँ से। और फिर होम पेज पे आता हूँ, हमें यहाँ पे पास करना होगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, और डॉक्यूमेंट पास करने के लिए हमें एक काम करना होगा, यहाँ से जो हम लोग रीड डाटा कर रहे थे, इसी चीज़ का हम लोग को एक्शन आउटपुट जो था वो लेना है। नेम में आना है यहाँ से, और रेफरेंस लेना है। ठीक है, और रेफरेंस कंफर्म करके आपको पास कर देना है। ठीक, या तो आप ये कर लो, या तो मैंने जो पहले वाला बनाया था यहाँ पे एक्शन आउटपुट में रिटर्न नेम वाला, इसे आप पास कर दो। कंफर्म करते हैं, यहाँ पे करते हैं सेव। ठीक है, अपडेट में आते हैं, यहाँ पे हमें अपडेट क्या करना है वो देखते हैं। जैसे आपका यहाँ पे अगर लिस्ट ऑफ डाटा शो करना है, तो यहाँ पे कॉलम तो ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे मैं लिस्ट व्यू डाल देता हूँ, लिस्ट व्यू। ठीक है, लिस्ट व्यू हो गया आपका ये। और ये डाटा आपको शो करने हैं, तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, रो ले लेता हूँ, और रो में थोड़ा सा पैडिंग दे देता हूँ 10 की। राइट, ये आपका टेक्स्ट शो कर देगा। लिस्ट व्यू के अंदर आपको कलेक्शन में आना है, बैकएंड क्वेरी ऐड करनी है, डॉक्यूमेंट फ्रॉम रेफरेंस यूज़र से। उसके बाद अपडेट डॉक्यूमेंट कंफर्म करते हैं, यहाँ से कर देना इसको कंफर्म। हमने किया क्या है वो बता देता हूँ। हमने कलेक्शन लिया, ठीक है, और
डॉक्यूमेंट फ्रॉम रेफरेंस, और हमने जो रेफरेंस बनाया था उसको ले लिया, मतलब किस डॉक्यूमेंट को हमें चेंज करना है, तो वहाँ से कंफर्म करके यहाँ पे कर दो, ठीक है। और ये जो था इस पे आने के बाद यहाँ से आप यूज़र डॉक्यूमेंट ले लो, यहाँ पे ले लो नेम, ठीक। ये हो गया आपका। अब जब ये नेम हो गया है तो यहाँ पे आप फिर एक बार टेक्स्ट फॉर्म फील्ड ले लो, ये रही आपकी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, और इसको थोड़ा सा दे दो पैडिंग, आप यहाँ पे आउटलाइन कर दो। ये जो आपका आउटलाइन है, एक मिनट, कीबोर्ड टेक्स्ट टाइप नहीं है ये आपका, यहाँ पे आपको आउटलाइन ले लो, ठीक है। और यहाँ पे जो बटन था उसे ले लो आप, बटन, ठीक है। ये बटन हो गई आपकी, ये नेम हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। यहाँ से आपको अपडेट करना है तो अपडेट पे क्लिक करो आप, अपडेट, सॉरी ये अपडेट नहीं, नेविगेशन वाला अपडेट नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे फाइल स्टोर पे आते हैं और अपडेट करते हैं डॉक्यूमेंट को। क्या अपडेट करना है, यूज़र डॉक्यूमेंट और रेफरेंस से अपडेट करना है, कंफर्म करते हैं। और अपडेट क्या करना है, नेम फ्रॉम वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल में क्या होगा, वेट स्टेट जो होगा आपका टेक्स्ट फील्ड से अपडेट करना है, ठीक है। और इस पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे करते हैं बटन पे अपडेट, लिखते हैं यहाँ पे अपडेट, ठीक। ये हो गया और इसको करते हैं सेव। और ये एक तरह से तरीका था दूसरे पेज पे जाके अपडेट करवाने का। इसको मैं फिर से इंस्टेंट रिलोड करता हूँ और रन करता हूँ इसको। जब तक वो लोड होता है मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ सेम पेज पे किस तरह से आप अपडेट कर सकते हो। जैसे मान लो हमें यही नेम जो है अपडेट करना था, ठीक है। तो ये जो आपका क्रिएट था, मैं इसको फिर से डुप्लीकेट कर देता हूँ एक बार, यहाँ से मैं डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक। और जो क्रिएट था वहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेट, अपडेट हो गया। और यहाँ से हमें क्या अपडेट करना है वो लिख देता हूँ। ये मान लो हमारा हो गया अपडेट का, ठीक है। और डिलीट एक्शन करते हैं यहाँ से, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ अपडेट पे, अपडेट कर, सॉरी ये नेविगेशन भी चला जा रहा है बार बार। ये फाइल स्टोर हमें करना है अपडेट डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, एक्शन आउटपुट ले लेते हैं हम, यहाँ से रेफरेंस मिल जाएगा, कंफर्म करते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग नेम में आके इसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्शन आउटपुट, सॉरी एक्शन आउटपुट में नहीं, वेट स्टेट में आओगे और ये सेकंड फील्ड है आपका, यहाँ से इसे अपडेट करना है, मतलब जो इसमें लिखा रहेगा वो अपडेट होगा। इसमें आते हैं, ये रन हो चुका है। हम लोग यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, श्रेयांश लिखता हूँ, श्री लिखता हूँ, ठीक है। क्रिएट करते हैं और आपका ये जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे क्रिएट हो गया होगा। ये जो रहा आपका डॉक्यूमेंट, ये क्रिएट हो चुका है। अब अपडेट पे आते हैं हम लोग, ठीक। श्री है, अब इसे हमें अपडेट करना है, यादव लिखना है, या यादव नहीं, हटा के मैं कुछ और लिखता हूँ, जैसे नेम लिखता हूँ, ठीक है। अपडेट करते हैं यहाँ से, और ये देखो आपका ये चीज़ अपडेट हो चुका है, ठीक। ये हो गया तरीका आपका सेकंड पेज पे जा अपडेट करने का। और सेम चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये देखते हैं किस तरह से अपडेट होता है। इंस्टेंट रिलोड मैं फिर से करता हूँ इसको। यहाँ से पहले हम लोग डाटा क्रिएट करते हैं, डाटा क्रिएट करने के बाद मैं लिखता हूँ शुभू, SHUB, शुभ लिखता हूँ, ठीक है। शुभ हो गया, क्रिएट करते हैं। ये हमारा डाटाबेस क्रिएट हो गया यहाँ से, एक कॉल, सॉरी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया हमारा यहाँ से। और अब हमें अपडेट करना है तो मैं हाई लिख देता हूँ, अपडेट करते हैं। ये सेम चीज़ जो है, हाई अपडेट कर दिया है। देखो अब यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज़न क्या हो रहा होगा कि ये पहला डाटाबेस क्यों अपडेट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये वाला क्यों नहीं कर रहा है, ये उसी को क्यों कर रहा है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जब भी हम लोग रेफरेंस लेते हैं ना, तो उसी डॉक्यूमेंट का ही रेफरेंस मिलता है। ऐसा नहीं होता कि आप कोई डाटा अपडेट कर दो डॉक्यूमेंट में से, ऐसा नहीं होता है। आप सिर्फ उसी रेफरेंस के डॉक्यूमेंट को अपडेट करते हो, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न में मत रहना कि यार कभी कि पहला डाटा ना अपडेट हो जाए, सेकंड वाला ना हो जाए। तो ये रैंडमली नहीं करेगा, ये रेफरेंस के साथ ही करेगा ये। या अगर आपको देखना है कि किस तरह से अपडेट कर रहा है तो मैं यहाँ पे आता हूँ और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐड एक्शन करते हैं यहाँ से, स्नैक बार होता है, सो स्नैक बार करेंगे, जो आपका छोटा सा मैसेज दिखता है ना नीचे से, मतलब मोबाइल के नीचे से आके मैसेज दिखता है छोटा सा, वो सारी चीज़ें होती हैं इसमें, स्नैक बार के अंदर आता है। तो मैं यहाँ पे एक्शन आउटपुट में आता हूँ, यहाँ पे मैं कंबाइन टेस्ट करता हूँ, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कौन सा रेफरेंस जो है अपडेट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक बार टेस्ट में एक्शन आउटपुट में जो आपका रिटर्न नेम था, रेफरेंस ले लेता हूँ, कंफर्म करते हैं यहाँ पे इज़ बीन अपडेटेड, ठीक है। कंफर्म करता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा डाटाबेस जो है हमारा अपडेट हो रहा है।
ये बहुत सही तरीका है आप लोग को बताने का किस तरह से डाटा चेंजेस होते हैं, किस तरह से डाटा अपडेट होते हैं फ्लटर फ्लो के अंदर। तो मैं रिफ्रेश कर दिया हूँ एक बार और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बिल्ड हो रहा है अभी। मैं इसको वाइड कर देता हूँ, वैसे आपको हो सकता है आप सही से दिखें यहाँ पे। मैं यहाँ पे फिर नाम डालता हूँ, जैसे मैं श्रेया डाल देता हूँ, ठीक है, HREYA श्रेया डाल देता हूँ और क्रिएट करता हूँ, ठीक। ये तो डाटा हमारा जो था वो क्रिएट हो गया है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये यहाँ पे होगा या तो इसी, हाँ यही है, श्रेया नाम से है, ठीक है। और मैं अगर इसको अपडेट कर दूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ श्रेयांश, अपडेट करता हूँ, तो ये देखो ये QJU था ना, ये QJU दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे आओ, QJU, ठीक है। ये चीज़ जो है अपडेट हो गया, मतलब उसी रेफरेंस का ही अपडेट हुआ है। यहाँ तो समझ में आया आपको। अब हम लोग को डिलीट करना है, उस पे आते हैं किस तरह से डिलीट होगा ये। तो यहाँ पे मैं सेकंड पेज वाला चीज़ हटा देता हूँ। तो हटाने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, डिलीट करते हैं इसको, डिलीट, DELET, ठीक है। डिलीट पे आते हैं, डिलीट डॉक्यूमेंट में, ठीक। डॉक्यूमेंट क्या डिलीट करना है हम लोग को, रिटर्न नेम में आते हैं, रेफरेंस डिलीट करना है, ठीक है। कंफर्म करते हैं, मतलब जो भी चीज़ इसमें इंटर की रही होगी वही चीज़ डिलीट हो जाएगी यहाँ पे। अब सेव करते हैं इसको एक बार। मैं इसका नाम जो था वो चेंज करके डिलीट कर देता हूँ, जिससे समझ में आए कि हाँ ये डिलीट हो चुका है। सेव करता हूँ और फिर से इस पे आते हैं, इंस्टेंट रिलोड करता हूँ मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ, ऐसे मैं लिखता हूँ गरिमा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ इस चीज़ को और ये क्रिएट हो गया, ठीक है। ओके, एक मिनट, ये शायद चेंज नहीं हुआ है, मैं एक बार फिर इसको सेव करता हूँ। गरिमा नाम से ये क्रिएट हो गया होगा डॉक्यूमेंट। मैं एक बार फिर से इसको इंस्टेंट रिलोड करता हूँ। ये कभी कभी हो जाता है कि ये बिल्ड नहीं कर पाता है या सेव नहीं हो पाता सही से, तो मैं पुराना वर्जन ही दिखा देता है ये। कोई बात नहीं, बार हम लोग फिर से इंस्टेंट रिलोड कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गरिमा, ठीक है, गरिमा यादव लिख देता हूँ और क्रिएट करता हूँ यहाँ से। ये देखो आपका यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया होगा। ओके, ये रहा, गरिमा यादव नाम से डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसी को डिलीट करना है, तो डिलीट कर देंगे और ये डॉक्यूमेंट आपका गायब हो जाएगा, समझे आप। तो आते हैं फिर से अपने फ्लटर फ्लो के अंदर, यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। और एक छोटा सा मैं यहाँ पे बटन ऐड करता हूँ, बटन को करते हैं सेंटर में, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं अपलोड, अपलोड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इमेज को अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक, देन ऐड एक्शन करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ क्रेड, मतलब क्रड जो है आपका क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्रिएट कर रहे हैं हम लोग यहाँ से, या तो मैं अपलोड के यहाँ मैं काम करूँ, मैं डाटा क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो मैं कर देता हूँ क्रिएट, क्रिएटिंग अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो बना रहे हैं जिस चीज़ का वीडियो, उसका नाम है क्रड ऑपरेशन, ठीक है। क्रिएटिंग करते हैं इसको, क्रिएटिंग अपलोड, ठीक है। और अपलोड जो होगा उसके लिए हम एक थोड़ा सा छोटा सा कलेक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यूज़र का, ठीक है, क्रिएट कर लेते हैं, यस कर देता हूँ, ठीक है। एक हमारा कलेक्शन हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे आते हैं, इसको हम लोग डिप्लॉय कर देंगे। सिक्योरिटी रूल्स मैं सही कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ऑथेंटिकेटेड यूज़र, ऑथेंटिकेटेड यूज़र, ऑथेंटिकेटेड यूज़र और ऑथेंटिकेटेड यूज़र, ठीक है। डिप्लॉय करता हूँ यहाँ से, डिप्लॉय नाउ पे क्लिक करते हैं और ये आपका डिप्लॉय हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग जब भी अपलोड करेंगे उसके लिए हम एक एक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ओपन करके इसको, यहाँ पे हम लोग एक्शन क्या होगा, अपलोड या सेव मीडिया, ठीक है। अपलोड टाइप क्या होगा आपका, फायर बेस होगा। जब आप अगर लोकल स्टेट करोगे तो आपका वेट स्टेट में सेव हो जाएगा, लेकिन हमें वो नहीं करना है, हमें फायर बेस के ऊपर सेव करना है। तो यहाँ पे फायर बेस क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछेगा कि आपका मीडिया सोर्स क्या है, मतलब आप ये फाइल कहाँ से लेना चाहते हो। तो या तो आप कैमरा से ले लो या तो आप गैलरी से ले लो, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है, अपलोडेड मीडिया। ये ऑप्शन जो होता है इसको मैं अभी परफॉर्म करके दूसरी बार बताऊंगा, आप अभी के लिए गैलरी, कैमरा और आइदर कैमरा और गैलरी समझो, ठीक है। तो हम लोग इसमें दोनों ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, तो हम सीधे आते हैं कैमरा और गैलरी में, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि फ़ोटो अलाउ करना है या वीडियोज़ को भी अलाउ करना है, तो आप यहाँ से अपने हिसाब से कर सकते हो। देन आते हैं रिसाइज़ में। रिसाइज़ अगर करोगे आप तो मैक्स विड्थ और मैक्स हाइट देनी पड़ेगी आपको। जैसे आपको 400 बिट्स और 400 हाइट दोगे तो इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। और ये बहुत अच्छा होता है कि आपका जो स्टोरेज कॉस्ट है वो ना बढ़े, ठीक। देन आता है इमेज क्वालिटी के ऊपर।
अगर आप इमेज क्वालिटी को देना चाहते हो तो ये काफ़ी बेस्ट चीज़ होती है, और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ इस चीज़ को। क्योंकि देखो, जब भी आपका कोई फाइल इसमें स्टोर होगा फाइल स्टोरेज में, तो वो ऑलरेडी एक लोकेशन लेगा, लोकेशन के साथ साथ वो एक साइज़ लेगा, ठीक है। और आपका फ्री में शायद 5 या 6 GB ही फ्री मिलता है, तो आप प्लीज़ इसको हमेशा लेस क्वांटिटी में करना, मतलब इमेज की जो क्वालिटी है उसे थोड़ा सा लेस कर देना, ठीक है। आप यहाँ पे मीडिया डायमेंशन इंक्लूड मत करवाना अगर आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी थोड़ा सा कंप्यूट करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है इसका, ठीक है। देन आप इंक्लूड ब्लर हैश कर देना। ब्लर हैश करने से क्या होगा कि जब भी आपका कोई इमेज अपलोड होगा तो वहाँ पे जो आपने देखा होगा लेज़ी लोडिंग का इफेक्ट, वो आ जाएगा ब्लर हैश ऐड करने से, ठीक है। देन आपका आता है सोर्स पिकर स्टाइल। सोर्स पिकर स्टाइल मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे क्लिक करके आपका जो पिकर होता है, कि जहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है ना कि कहाँ से चूज़ करना है, गैलरी से या कैमरा से, उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ठीक। देन आपको टेक्स्ट कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, ठीक है। मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मैं फ़ॉन्ट फैमिली करता हूँ इसका मॉन्टसेरेट का, ठीक है। टेक्स्ट कलर मैं कर देता हूँ ये, बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ ये वाला, ठीक है। तो अभी देखना कैसा लगेगा ये। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ, तो ये देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अभी दूसरी चीज़ मैं अगर थोड़ा सा चेंज करूँ, अगर ये सही से काम करेगा तो हो सकता है कि ये सही दिखाए हम लोगों को। देखो यहाँ पे आपका टेक्स्ट कलर सेव नहीं हुआ था, ठीक है। चलो मैं इसको एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। यहाँ पे मैं प्राइमरी बैकग्राउंड कर देता हूँ। ओके नहीं, एक मिनट, हाँ सही है। अब बैकग्राउंड कलर जो मैं करता हूँ यहाँ पे ब्लैक कर दे रहा हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ इसको और यहाँ पे आता हूँ। शायद ये अभी भी नहीं दिखाए, नहीं अभी भी नहीं दिखा रहा है ये। थोड़ा सा इसमें बग है इस चीज़ को लेके फायर फ्लटर फ्लो के अंदर आपके, ठीक है। तो ये देखो आपका जो इसने किया था, यहाँ पे सेटिंग्स यहाँ पे आते हैं तो ये अभी भी सेव नहीं किया है। कोई बात नहीं, हम लोग इसको काम करते हैं, यहाँ पे ब्लैक रखते हैं इसको, सॉरी इसको ब्लैक नहीं, इसको वाइट रखते हैं यहाँ पे। और जब हम लोग टेस्ट करेंगे तो मैं इसको चेंज करके आपको दिखा दूंगा। आप बैकग्राउंड कलर को ब्लैक रखते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आता है आपका अलाउ मल्टीपल इमेज, मतलब आप जब इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप मल्टीपल इमेजेस को अलाउ कर सकते हो अपलोड करने के लिए, ठीक है। देन आता है आपका शो स्नैक बार। स्नैक बार क्या करेगा, जब भी आपकी फाइल अपलोड होगी वहाँ पे ये स्नैक एक नीचे नोटिफिकेशन शो करेगा कि जो आपकी फ़ाइल अपलोड हो रही है वो फुल्ली अपलोड हो गई है या नहीं हो रही है पूरी तरह से, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। देन आता है आपका नेम, मतलब जो आप ये फाइल अपलोड कर रहे हो उसका एक नेम होगा, ठीक है, जिसको आप कहीं बाद में इस्तेमाल कर सकते हो ये चेक करने के लिए जो आपकी फ़ाइल है वो अपलोड हो चुकी है या हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके हम लोग ये एक्शन बना लिए हैं। अभी देखो कि जब मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे देखो आपको एक नया ऑप्शन था अपलोडेड मीडिया। ये वो मीडिया है जो पहले से अपलोड है, ठीक है। अगर मान लो आप इसको ना करते हो, आप यहाँ पे करते हो अपलोड, ये वाला ऑप्शन चूज़ करते हो अपलोड या सेव मीडिया फाइल, ठीक है। यहाँ पे अगर लोकल वीडियो स्टेट में करते हो आप, मान लो आपकी जो फाइल टाइप है वो MP3 फाइल है, ठीक है, या तो आप एनी फाइल कर लो, ठीक। और सेव करोगे जब इसको आप ओपन करना है इसको, ठीक है। ये अपलोडेड डाटा है आपका। और उसके बाद दोबारा आप अगर फायरबेस में अपलोड करना है आपको, अपलोड या सेव मीडिया में आओगे, अपलोड टाइप आपका फायरबेस है, उसके बाद अपलोडेड मीडिया में आओगे तो यहाँ पे आपको विजेट स्टेट के अंदर अपलोडेड लोकल फाइल मिल जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो ये फायरबेस में चला जाएगा जो आपने पहले अपलोड की थी विजेट स्टेट के अंदर, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग वो सब नहीं करेंगे, हम लोग सीधे फायरबेस में रहते हैं, ठीक है। हम लोग गैलरी में आते हैं, हमारा जो भी ऑन था उसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ से ऑन। और टेक्स्ट कलर को मैं इसको दिखाना है आपको, इसलिए मैं इसको कर देता हूँ प्राइमरी बैकग्राउंड, और जो बैकग्राउंड कलर है उसको कर देता हूँ ब्लैक पूरी तरह से, और सेव करते हैं, ठीक है। सो स्नैक बार भी करेंगे कि हम लोग को दिखे कि हमारा जो इमेज है वो अपलोड हो रहा है, ठीक है। क्रिएट फंक्शन हमारा पहला फंक्शन बन गया, तो मैं यहाँ पे एक बार लिख भी दूँ इसके बारे में। ये जो हमारा फंक्शन है उसका नाम है क्रिएट। यहाँ पे मैं 30 की पैडिंग दे देता हूँ, ये मैं कर देता हूँ क्रिएट, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, क्रिएट, ठीक है। सेव करते हैं, इसको हम लोग टेस्ट करेंगे यहाँ पे क्लिक करके। और टेस्ट करने से पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें रजिस्टर के ऊपर एक एनोनिमस फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं और रखते हैं बटन। एनोनिमस फंक्शन का मतलब आपको एक एनोनिमस ऑथेंटिकेटेड यूज़र का बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका फायरबेस स्टोरेज है वो अनऑथराइज्ड यूज़र को फाइल अपलोड करने नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे और हम लोग कर लेते हैं ऑथ। ऑथ करने के बाद लॉगिन करेंगे। यहाँ पे ऑथ प्रोवाइडर हमारा रहेगा एनोनिमस।
ठीक है, और यहाँ पे आपका यूज़र कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं अपने इसमें, और इसको मैं इंस्टेंट रिलोड करता हूँ। ठीक है, इंस्टेंट रिलोड करने से पहले हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि हम लोग ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। रजिस्टर पेज पे हम लोग एंट्री पेज रख रहे हैं अपना। ठीक है, रजिस्टर पेज हमारा एंट्री पेज रहेगा और लॉगिन पेज हमारा होम पेज रहेगा। चलो ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग आते हैं एक बार और देख लेते हैं कि हमारा एनोनिमस ऑन है कि नहीं है। वैसे ये जो हमारा प्रोजेक्ट है फायरबेस वाला, ये ऑनलाइन कोर्स ऐप का प्रोजेक्ट है, तो इसमें ऑलरेडी ऑन होगा। देख लेता हूँ एक बार साइनिंग मेथड में आके, ईमेल पासवर्ड है नहीं, इसमें ऑन नहीं है, तो एनोनिमस में आते हैं, इनेबल करते हैं इसको और सेव करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। आप टेस्ट मोड में दोबारा आते हैं, यहाँ पे क्रिएट अपलोड करते हैं और गैलरी पे क्लिक करता हूँ मैं। क्लिक करने के बाद आपको मैं से इसमें से कोई भी एक इमेज रख देता हूँ मैं। ओपन करते हैं इसको, और ये आपका जो फाइल है वो अपलोड हो रहा है, अपलोडिंग फाइल दिखा रहा है। और ये जो आपका स्नैक बार है, इसका काम यहीं पे होता है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे से ऑन किया था, यहाँ पे देखो आप, इसको मैंने अभी को ऑन किया था इस चीज़ को, तो वही काम करता है यहाँ पे। ठीक है, अब शायद जो आपकी फ़ाइल है वो अपलोड हो चुकी है, तो इसमें आते हैं, आप चलते हैं स्टोरेज के अंदर, और स्टोरेज में चेक करोगे आप यूज़र्स के अंदर आके, ये आपका रहा अपलोड्स हैं, ये इमेज है, और एक ये इमेज आ गई, ये 19 दिसंबर की इमेज है जो, और आज की जो डेट है वो 19 दिसंबर है, मतलब ये इमेज जो अभी हमने अपलोड किया है वो आ गई। अब हमने देखो क्या किया कि हमने क्रिएट कर लिया डाटा। ठीक है, हमने फायर स्टोर में डाटा भेज दिया, इमेज भेज दिया है। ठीक, और इसी तरह आप पीडीएफ भी सेव कर सकते हो। यहाँ पे हो गया हमारा इमेज हो गया, और अगर आपको पीडीएफ करना है तो क्या करना होगा, आपको सीधे यहाँ पे आना है अपलोड। ठीक है, अपलोड या सेव मीडिया, अपलोड टाइप फायरबेस में, फाइल टाइप आपको पीडीएफ करना है। अगर आप यहाँ पे ए नहीं कर लेते हो और सेव करते हो इसको, और एक बार मैं फिर से इसको अगर रिफ़्रेश करूँ यहाँ से, तो आप अब कोई भी जो फाइल है उसे आप अपलोड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अब आप इमेज ही अपलोड करो। ये आपका लोड होकर रेडी हो चुका है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखोगे कि मैं जो मन में आए वो फाइल अपलोड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास पाइथन की फ़ाइल है, इसको मैं अपलोड करता हूँ, तो ओपन करूँगा। ठीक है, तो आपकी जो फाइल है वो यहाँ से अपलोड हो जाएगी। ये अभी अपलोड होने के प्रोसेस में है और ये अपलोड हो चुकी है। ठीक है, और अगर मैं इसको रूल्स पे आऊँ और एक बार मैं फिर से इसको रिफ्रेश करूँ यहाँ पे यूज़र्स में आके, अपलोड्स में आके, तो ये देखो आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, अब अगर आपको फाइल को एक्सेस भी करना है अपने, तो आपको रीड वाला फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ इमेज फाइल या पीडीएफ फाइल को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पाइथन वाला अपलोड किया है, तो आप इसे सिर्फ डाउनलोड कर सकते हो, इसे एक्सेस नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई फ्लटर फ्लो के अंदर विजिट ही नहीं है कि हम लोग पाइथन की फ़ाइल को रन कर पाएँ। ठीक, तो मैं सिर्फ इमेज और पीडीएफ की फ़ाइल को यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो हमारा क्रिएट का हो गया। अब हमें इसको रीड करना है, तो रीड करने के लिए मैं एक काम करूँगा, तो दूसरा पेज बनाऊँ। ठीक है, दूसरा पेज मैं इसलिए बनाऊँगा क्योंकि आपके लिए आसान हो जाए कि रीड करने का जो प्रोसेस आप वो देख पाओगे। अगर मैं इसी पेज में कर दूँगा तो हमारा जो अपलोडेड फाइल रहेगा ना, वही सिर्फ आपको दिखेगा। ठीक है, तो चलो मान लो मैं यहाँ पे एक अलग सा पेज बनाता हूँ रीड करने के लिए, मतलब रीड इमेज। रीड इमेज का मतलब आप ऐसे समझो शो इमेज। ठीक है, मैं यहाँ पे शो इमेज करता हूँ, शो इमेज, क्रिएट पेज करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब हमें शो इमेज में हमें एक इमेज दिखाना है, तो इमेज को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, इसको इधर कर देते हैं और इसको थोड़ा सा कर लेते हैं नीचे। अब क्या करना है हमें यहाँ पे, अगर आप कलेक्शंस क्रिएट करके करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप, या तो चाहो आप जो फाइल आपने अपलोड की है उसको भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, अगर आपको वही फाइल सेम दिखानी तो आप यहाँ पे भी शो कर सकते थे, लेकिन अगर आप यूज़र कलेक्शन से कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे दूसरे पेज में करना पड़ेगा, लेकिन वो भी ज़रूरी नहीं है, आप उसको भी यहाँ पे शो कर सकते हो। लेकिन मैं इसको यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग का थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि हाँ दूसरे पेज में किस तरह से हम शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, रीड करते हैं, रीड इमेज। ठीक है, और यहाँ पे पैरामीटर में छोटा सा ऐड कर दूँगा, जो होगा आपका यूआरएल। ठीक है, और यूआरएल क्या होगा, आपका इमेज पाथ होगा, रिक्वायर्ड रहेगा, कंफर्म करते हैं। होम पे आता हूँ मैं, यहाँ पे अगर आपने जो क्रिएट अपलोड किया हुआ है यहाँ पे आएंगे, ऐड एक्शन करेंगे, नेविगेट करते हैं किस पेज पे, शो इमेज वाली पेज पे, पास करेंगे यूआरएल, और यहाँ पे कौन सा यूआरएल पास होगा, अपलोडेड फाइल यूआरएल। ठीक है, और क्लोज करते हैं और सेव करते हैं इसको। ठीक,
अब मैं एक चीज़ और यहाँ पे छोटा सा ऐड कर देता हूँ कि इमेज जो आपको यहाँ पे शो करानी है, ठीक है। नहीं तो आप कहोगे सर आप दूसरे पेज में क्यों शो करा रहे हो, आप इसको यहाँ पे भी शो करा सकते हो। तो ठीक है, मैं इसको यहाँ पे भी शो करा देता हूँ। इसमें मैं क्या करना होगा, यहाँ पे आना होगा, ठीक है, वेट स्टेट आना होगा, देन अपलोडेड फाइल यूआरएल पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और सेव करते हैं। चलिए, और इसमें जो है आपका, इसमें मैं सेव कर देता हूँ आपकी फ़ाइल कर देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं इन्हीं फाइल ही कर रख देता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ इसको और चलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे इंस्टेंट रिलोड करते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्रिएट अपलोड करते हैं। ये देखो आपका नल आ गया, जो मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ, इसलिए मैं इस पेज में नहीं दिखा रहा था आप लोगों को। चलो कोई बात नहीं, हम लोग क्रिएट अपलोड करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग फ़ाइल चूज़ करते हैं, ये वाली ओपन करते हैं इसको। जो आपकी फ़ाइल है वो अपलोड हो चुकी है और यहाँ पे वो इमेज आपको शो हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे इमेज का यूआरएल डाला नहीं था, इसलिए यहाँ पे आपको दिखा नहीं रहा है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका दिखा रहा है, ठीक। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं अपने शो इमेज वाले फोल्डर में। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें कर लेंगे यूआरएल और इसको करते हैं सेव। एक बार मैं फिर से इसको इंस्टेंटली लोड करता हूँ और थोड़ा सा टाइम लेगा बिल्ड होने में। ये आपका लोड होके रेडी हो चुका है और यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ इसको, और जैसे ही आपका ये फाइल लोड होगी वैसे ही ये आपके दूसरे पेज पे चला जाएगा। यहाँ पे देखो जो हमारा इमेज था वो आ गया है, और अगर मैं बैक जाऊँ तो ये भी आपका जो इमेज है यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइल को रीड कर सकते हो, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। अब बात होती है आपकी अपडेट करने की, किस तरह से हम फाइल को अपडेट करें। तो अपडेट करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है कि जो पुराना फाइल है उसको डिलीट करो और नई फाइल को उसकी जगह पे रख दो। अगर आप इसको यूज़र कलेक्शन के अंदर करना चाहते हो तो वो भी तरीका बताता हूँ। अगर आप नॉर्मल से करना चाहते हो तो वो भी बताता हूँ आपको कैसे करना है। जैसे मान लो आपका ये फाइल है, ठीक है, और इसको आपको अपडेट करना है। तो करना क्या होगा, मैं सिंपल से यहाँ पे बटन बनाता हूँ, ठीक है। बटन रखता हूँ यहाँ पे, उठा के नीचे करते हैं इसको, थोड़ा सा आइटम स्पेस करता हूँ अराउंड 20 का, और अपडेट पे मैं क्लिक करता हूँ। मैं एक एक एक्शन बता रहा हूँ, आप समझते जाना। अपडेट में क्या करना है, हमें पुरानी फाइल को डिलीट करवाना है और नई फाइल रखना है, ठीक है। तो पुरानी फाइल अगर डिलीट करानी है, अगर आपको यूज़र कलेक्शन में नहीं हो, तो उसको करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे आओ, लोकल पेज स्टेट में आप एक वेरिएबल सेव करो, इमेज पाथ, ठीक है। इमेज पाथ रखो और ये रहेगा आपका इमेज पाथ, ठीक। इनिशियल फील्ड वैल्यू रिक्वायर्ड कर देते हैं, यहाँ पे नलेबल रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं इसको ऐसे, कन्फर्म करते हैं। और जैसे ही आपका ये पेज लोड हो वैसे ही आपका यहाँ पे अपडेट हो जाए एक पेज स्टेट। अपडेट कर लेते हैं पेज स्टेट हम लोग, ठीक है। और ये हो जाए आपका इमेज पाथ, सेट वैल्यू करेंगे, उसके बाद ये कर लेंगे यूआरएल, ठीक। सेव करते हैं। उसके बाद जो आपका ये इमेज है, ये जो यूआरएल है इमेज पाथ का, वो ले लेंगे हम लोग पेज स्टेट से, इमेज पाथ से, ठीक है। कन्फर्म करते हैं और करते हैं इसको सेव, ठीक है। अब हमें अपडेट करना है तो पुराना वाला जो इमेज है उसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ ओपन करते हैं, ठीक है, और डिलीट में आते हैं। यहाँ पे डिलीट डाटा है, फायरबेस से डिलीट करना है, अपलोड टाइप आपका फायरबेस है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यूआरएल देंगे जो पेज स्टेट में सेव है, ठीक है। अब क्या होगा, जो आपका यूआरएल है वो डिलीट हो जाएगा, जो आपका डाटा है वो डिलीट हो जाएगा, मतलब जो आपने जो भी अपलोड किया है वो डिलीट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन एक ऐड एक्शन करेंगे हम लोग, जो होगा आपका अपलोड करते हैं दोबारा, ठीक है। फायरबेस में अपलोड करेंगे, जो हमारा यहाँ पे एनी कर लेता हूँ, ठीक है। देन मैं सेम चीज़ को वहाँ पे अपडेट करूँगा, तो एक्शन में आप करते हैं अपडेट पेज स्टेट करेंगे, ठीक है। सेट फील्ड करेंगे इमेज पाथ, सेलेक्ट फील्ड वैल्यू, यहाँ पे करेंगे जो हमारा अपडेट हुआ है। पेज स्टेट में आएंगे इज़ अपलोडेड फाइल यूआरएल, अपलोडेड फाइल यूआरएल कर लेते हैं, ठीक है, और सेव करते हैं। तो आपका जो एक्शन परफॉर्म होगा कुछ इस तरह से होगा, लेकिन आप जैसे ही बटन पर क्लिक करोगे ना, आपका यहाँ पे नल वैल्यू आ जाएगा। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग काम करेंगे कि हम लोग इसको ऊपर रखते हैं, ठीक है। अपलोड फाइल टू फायरबेस होगा, ठीक है। उसके बाद आपका डाटा डिलीट होगा। डाटा डिलीट होने के बाद आपका पेज स्टेट जो होगा वो मतलब अपडेट हो जाएगा, ठीक है। जो नई फाइल है उसको कर लेंगे। अगर यहाँ पे करेंगे तो सबसे पहले आपका फायरबेस में फ़ाइल अपलोड होगी, उसके बाद आपका पेज स्टेट अपलोड जो आपका होगा वो सही होगा, देन आपका इमेज पाथ डिलीट होगा। लेकिन आप देखना यहाँ पे जब आपका इमेज पाथ अपलोड होने के बाद यहाँ पे जब सेव हो जाएगा तो यहाँ पे आप इमेज पाथ डिलीट करोगे, जो रिसेंट में आपने अपलोड किया, पुराना वाला नहीं होगा। उसको करने के लिए सही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा पेज पैरामीटर से आ रहा है उसको करेंगे। नहीं समझ में आया अभी?
जैसे देखो यहाँ पे मैंने फायरबेस पे अपलोड किया, क्लिक किया तो ये फाइल अपलोड हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपका क्या था, इमेज पाथ अपडेट हो रहा था जो आपने फाइल अपलोड की है उसका। देन यहाँ पे हमने डिलीट डाटा किया था, किससे किया था पुराने में, मैंने पेज स्टेट से। अगर मैं इसको पेज स्टेट करता तो ये आपका जो अभी रिसेंट में फ़ाइल अपलोड हुई है ना उसका डाटा डिलीट कर देता, लेकिन हमें वो नहीं करना था, इसलिए हम लोग उसको लास्ट में कर दिए हैं, ठीक है। तो मैंने इसको फिर से सही किया है, मैं एक बार इसको फिर से दिखा दूँ आपको। ये देखो ये एक्शन रहेगा अपडेट करने का। क्लोज़ करते हैं इसको, करते हैं सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे आते हैं, वैसे आपका सेशन जो था वो एक्सपायर हो गया है, तो फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एक नया सेशन ओपन कर, ठीक है। ये लोड होके रेडी हो चुका है और फिर से हम लोग क्रिएट अपलोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आते हैं, ओपन करता हूँ इसको। सबसे पहले आप लोग देख लो कि कहाँ पे आपकी फ़ाइल सेव हो रही है। यहाँ पे मैं रूल्स पे आता हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ रूल्स पे और फाइल्स पे जाके क्योंकि ये रिफ्रेश नहीं होता है ऐसे। तो यहाँ पे आपको देखोगे ये काफ़ी सारी इमेजेस आ गए हैं और समझ में आपको भी नहीं आएगा कौन सा इमेज कहाँ पे है। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग सब हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे डिलीट करते हैं, सबसे पहले हो गया डिलीट हमारा। फिर से मैं बैक आता हूँ, ठीक है। इसको मैं फिर से इंस्टेंट रिलोड करता हूँ और जो हमारी इमेज होगी अब यहाँ पे आएगी, उसी चीज़ को हम अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रिएटिंग अपलोड पे क्लिक करते हैं और एक इमेज ले लेता हूँ, जैसे ये आपकी इमेज है, ओपन करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे देखो कि आप जो आपकी इमेज है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा रिफ्रेश होने में। इसमें आते हैं, ये देखो हमारी इमेज आ गई है, ठीक। ये आपका सिक्योरिटी रूल्स वाला जो हमारा थंबनेल्स था उसकी इमेज है यहाँ पे। और अपडेट करना है तो फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे और एक नया फाइल चूज़ करेंगे, ये वाला ओपन करते हैं इसको। ओपन हो गया यहाँ पे और ये जैसे ही सेव होगा तो आपका जो इमेज है वो चेंज हो जाना चाहिए। ये देखो आपकी शायद इमेज चेंज हो गई है, हाँ जो हमारा इमेज है वो चेंज हो गया है, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करूँ तो आपकी जो पुरानी वाली इमेज है वो यहाँ से हट गई होगी। इस पे आते हैं, ठीक है। और ये देखो आपका जो पुराना वाला इमेज था वो हट गया है, ठीक है। समझ में आया? तो आप अपडेट इस तरह से कर सकते हो अगर आपको यूज़र कलेक्शन या किसी डॉक्यूमेंट कलेक्शन से नहीं करना है। लेकिन अगर आपको डॉक्यूमेंट कलेक्शन के अंदर से करना है तो वो सबसे ईजी है। वो सबसे ईजी क्यों है, जैसे देखो आप यहाँ पे आ जाओ होम पेज पे, जैसे आप क्रिएट अपलोड किए, ओपन करो आप यहाँ से और ऐड एक्शन करो पहले अपडेट करने का। अपडेट डॉक्यूमेंट करते हैं यहाँ से और ऑथेंटिकेटेड यूज़र को अपडेट करेंगे यूज़र रेफरेंस से, कंफर्म करते हैं। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमारा फ़ोटो यूआरएल है उसको देना है, तो अपलोडेड फ़ोटो या वीडियोज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका, क्लोज़ करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। अब शो इमेज में आएंगे और इसी चीज़ को हमें अपडेट करना है, उसके लिए हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे क्या, ऐड एक्शन करते हैं, अपडेट करेंगे हम लोग, अपडेट डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक है। और ऑथेंटिकेटेड यूज़र करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस करेंगे, कंफर्म करेंगे, ठीक है। और सीधे जो हमारा यहाँ पे फ़ोटो यूआरएल है उसको हम लोग कर लेंगे अपडेट। अपडेट किससे करेंगे, आपका अपलोडेड फ़ोटो यूआरएल कर सकते हो यहाँ से अपडेट करने के लिए। अगर चाहो तो आप फ्रॉम वेरिएबल भी रख सकते हो, फिर विजेट स्टेट में आके आप अपलोडेड फाइल यूआरएल को भी चेंज देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। क्लोज़ करते हैं। तो एक बार हम लोग डॉक्यूमेंटेशन वाला भी देख लें क्योंकि आपका कमेंट डॉक्यूमेंटेशन में भी था। तो इसमें आते हैं, इसको एक बार हम लोग करते हैं दोबारा रीलोड। और एक बार से काम नहीं बनेगा, 2-3 बार हमको इसको करना पड़ेगा रीलोड। देन आते हैं अपने फायर स्टोर डाटाबेस में, यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो यूज़र कलेक्शन है वो सही से क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यूज़र्स में आते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी आपका फायरबेस का यूआरएल दिया हुआ है, लेकिन ये जो यूज़र है ना हमारा ये इस ऐप का नहीं है, दूसरे ऐप का है। लेकिन अब नहीं पता कैसे ये कैसे से लिया है, कहाँ से लिया है। बट अगर कोई ऐसा इशू होता है तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। क्रिएटिंग अपलोड पे क्लिक करता हूँ और ये वाला इमेज ले लेते हैं, ओपन करते हैं इसको, चेक करते हैं यहाँ पे अपडेट करता है कि नहीं करता है। वैसे तो नहीं करेगा ये क्योंकि उसका यूज़र आईडी है ही नहीं। ओके, ये अपडेट कर दिया, मतलब जो हमारा कैशे था उसी से ये लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो आपका ये अपडेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे दिखा आपने अभी को थोड़ा सा हाईलाइट हुआ था तो अपडेट हो गया है आपका। अगर हम लोग यहाँ से अपडेट करेंगे तो अपडेट करने के बाद में मैं अगर ये वाला करता हूँ, ओपन करता हूँ इसको, तो ये देखो आपका यहाँ पे फिर से अपडेट हो जाएगा। अभी देखो आप, ये आपका अपडेट होगा अभी, ये देखो अपडेट हो गया, ठीक है।
तो इस तरह से आप अपडेट भी करा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के साथ। लेकिन अगर आपको यही इमेज सिर्फ डिलीट कराना हो तो सिंपल है, आप डिलीट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अपडेट किए थे आप, वैसे सिंपल आप डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने के लिए मैंने आपको एक्शन बताया था, यहाँ पे डिलीट एक्शन करते हैं इसको, डिलीट एक्शन इसको भी करते हैं, और आपको जो डिलीट डाटा है उसे करना है, ठीक। और यहाँ पे सिर्फ आपको क्या देना है, जो आपका यूआरएल है, जो आपका पब्लिक यूआरएल है जहाँ पे आपका इमेज सेव है, उसका यूआरएल देना है आपको, ठीक। तो वहाँ से आपका डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ डिलीट करने का, एक यहाँ पे इसको लिख देता हूँ डिलीट, डिलीट कर देते हैं इसको, ठीक है। सेव करते हैं, यहाँ पे आएंगे इंस्टेंट रिलोड पे क्लिक करता हूँ मैं। और सेम चीज़ आप पीडीएफ के लिए भी कर सकते हो, है ना। आपको पीडीएफ के लिए भी करना है तो सेम चीज़ होगा, सेम ऑप्शंस आप फॉलो करना, सेम प्रोसीजर्स, ठीक है। वैसे मेरे पास अभी कोई पीडीएफ फाइल है नहीं, इसलिए मैं उसको पीडीएफ फाइल शो नहीं करा पाऊँगा, बट जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही सेम करना है। अगर आपको इसी में MP3 का देखना है तो आप MP3 का भी मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे होम पे आता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ इसको, और यहाँ पे हमको करना है MP3। तो यहाँ पे फाइल टाइप एनी की जगह मैं कर सकता हूँ ऑडियो MP3, और इसको मैं कर देता हूँ MP3। नेविगेट करते हैं, ठीक है। नेविगेट करने पे हम लोग एक और चीज़ डिफाइन कर देंगे यहाँ पे अपना MP3, ठीक है। ये आपका होगा ऑडियो पाथ। कन्फर्म करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ओपन करेंगे, पास करेंगे MP3 अपना, वेज स्टेट में आएंगे, अपलोडेड फाइल URL 2 कर देंगे, ठीक है। MP3 देखो आपको यहाँ पे आइकॉन आ गया है। इसको करते हैं यहाँ पे डिलीट एक्शन, क्लोज करते हैं, सेव करते हैं इसको, और यहाँ पे कर लेते हैं अपलोड MP3, अपलोड MP3 कर देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं इसको, थोड़ा सा मैं स्पेस कर दूँ तो अच्छा लगेगा, ये 20 करता हूँ स्पेस यहाँ से। सो इमेज में आते हैं, और यहाँ पे एक हम लोग MP3 का आइकॉन भी डाल देते हैं। यहाँ पे आइकॉन मतलब जो आपका MP3 का विजिट है उसका, म्यूज़िक प्लेयर का। तो म्यूज़िक नहीं, यहाँ पे ऑडियो प्लेयर होगा ना, ऑडियो प्लेयर, हाँ ये रहा आपका ऑडियो प्लेयर। इसको रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सभी साइड से तो दे देंगे पैडिंग हम लोग, यहाँ पे करते हैं इसका पैडिंग यहाँ से। और जो URL है वो हम लोग दे देंगे कहाँ से, आपका ये वाला जो URL आ रहा है वहाँ से, ठीक है। ये करते हैं MP3 हम लोग, ठीक है। वैसे जो आपका MP3 रिमूव करूँ ना, तो इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे MP3 के अंदर इसको डिफ़ॉल्ट वेरिएबल कर देता हूँ, कन्फर्म करता हूँ, ठीक है। और इसको देना है माई MP3 कर सकते हैं, इसको MP3 कर सकते हो, ठीक है। MP3 सेव करते हैं इसको। यहाँ पे देखता हूँ अगर हो सकता है आपके पास ऑप्शन हो, पता किसका, आपका जो फाइल आपने अपलोड किया है अभी को, उसका टाइटल देने का अगर ऑप्शन है तो सबसे बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन होगा नहीं, आपका नहीं है, देखो सिर्फ फाइल URL है आपका, फाइल का नाम का कोई ऑप्शन दिया नहीं है इसमें। तो कोई बात नहीं, हम लोग को फाइल नेम से मतलब भी नहीं है, आप अपने हिसाब से फाइल नेम रख सकते हो, ठीक है। तो आपका अपलोड MP3 यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ पे आएंगे रिक्वायर्ड एक्शन पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पे शो इमेज, यहाँ पे पास करेंगे MP3 URL भी, तो इसको हम लोग कर लेते हैं क्या, यहाँ पे क्लिक करके फाइल URL अपलोड फाइल URL 2 कर लेते हैं, ठीक, सेव करते हैं, ठीक है। और डिलीट वाला मैं पहले आपको दिखाता हूँ। डिलीट करने के लिए यहाँ पे हम लोग अगर मान लो इसको करते हैं, ओपन करता हूँ यहाँ से, तो अभी मैं फिर से चलता हूँ फाइल स्टोरेज में, यहाँ पे अपने और यूज़र्स चलते हैं। यूज़र्स के बाद इसमें आते हैं, अपलोड्स में आएंगे, तो आपके पास यहाँ पे 3 चीज़ें मिलेंगी, आप अभी नोटिस करना। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल डिलीट करूँगा आपका, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ें मिलेंगी कि बाद में भी आपको सेम 3 चीज़ें ही मिलेंगी। जो नई वाली फ़ाइल है वो डिलीट हो जाएगी आपकी। देखो आपकी पुरानी वाली फ़ाइल ऑलरेडी थी, तो एक जो फ़ाइल थी वो डिलीट हो गई है, ठीक है। कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। अगर मैं बैक आऊँ यहाँ पे और इसको फिर से मैं रिलोड करूँ, तो हम लोग MP3 वाला जो आपको देखना था उसको हम लोग दिखाते हैं। ये हमारा बिल्ड होकर रेडी हो चुका है, और थोड़ा सा टाइम लेगा ये, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अपना जो MP3 है उसे अपलोड करेंगे, और हमारे पास ये देखो हमारी MP3 यहाँ पे होगी। जैसे ये वाली MP3 अपलोड करता हूँ, ठीक है। ओपन करता हूँ इसको, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रिफ़्रेश करेंगे इसको, तो यहाँ पे हमारी MP3 जो फाइल है वो अपलोड हुए दिख जाएगी हमें यहाँ पे। ओके, नहीं दिखाया अभी क्योंकि अभी अपलोड हो रहा होगा, कोई बात नहीं। हम लोग फिर से इसमें आते हैं और इसमें आते हैं, देन अपलोड्स में आते हैं, अभी भी नहीं आई। चलो देखो हमारी MP3 फाइल जो थी वो आ गई, और हमारे पास यहाँ पे
हमारा प्लेयर भी आ गया है, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको मेथड बताया है उस तरह से आप रीड, क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।